तो बेटा अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके चलेंगे। बंद लंबाई के बारे में देखेंगे, बंद ऊर्जा के बारे में देखेंगे, लुईस चार्ज लुईस अम्ल के बारे में एक एक करके देखेंगे। पहला यहाँ पर हम देखते बेटा बंद लंबाई के आधार पर किस प्रकार सवाल आपके सामने बनेंगे, देखें समझें। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि निम्नलिखित में से किसमें BF बंद लंबाई न्यूनतम है। समझे बेटा, न्यूनतम के बारे में पूछ रहा है आपसे, कहां पर बंद लंबाई न्यूनतम है। ऑप्शन क्या दिए गए बेटा में BF3 BF माइनस NH3.BF3 और सभी यौगिकों बंद लंबाई समान है। अब आप ये बात समझे बेटा कि BF3 को देख करके या फिर इस प्रकार के यौगिक देख करके आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बात आनी चाहिए कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, पश्चबंध से आंसर दे सकते हैं। क्योंकि हमने बताया था आपको, स्टार्टिंग हमने करी थी BF3 से पश्चबंध को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम सबकी संरचना बनाएं। संरचना बनाएंगे बेटा, देखें BF3 में, तो BF3 तो आप देखकर आ चुके हैं। तो BF3 में बोरोन के साथ में 3 फ्लोरीन के ऐसे परमाणु लगे हुए हैं, ये संरचना है। अगला है बेटा BF4 माइनस। अब बेटा BF4 संरचना बनाइए, तो ये रहा हमारे पास बोरोन, फ्लोरीन लगा रहेगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन, ऐसा रहेगा। और NH3.BF3 संरचना बनाइए इसकी, तो कैसे बनेगी बेटा, ये रहा हमारे पास नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगे रहेंगे, एक ये 2 और ये 3 हाइड्रोजन लगा रहेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बेटा ऐसा BF3 की तरफ। याद रखो बेटा, इस संरचना हमने देखा था, आपको याद होगा जब हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर उत्पाद के बारे में देख रहे थे, किस प्रकार से यौगिक बन रहे थे, हमारे पास योगात्मक उत्पाद एडक्ट बन रहा था, यह संरचना बनेगा। अब पॉइंट बोलना चाह रहा है कि BF बंद लंबाई न्यूनतम है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हमें बैक बॉन्डिंग से पश्चबंध से देना पड़ेगा। पहले आप ये बात देखो बेटा कि क्या इसे पश्चबंध है, तो डेफिनेटली इसकी तो स्टार्टिंग हमने पश्चबंध से करते हम बोलेंगे यहां बैक बॉन्डिंग तो है। यहां पर बेटा क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा, पश्चबंध बनेगा। बिल्कुल सही बात है, पश्चबंध बनेगा। क्या यहां और यहां पश्चबंध बन सकता है? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों, देखे बेटा BF4 माइनस में भले ही लोन पेयर सबके पास अवेलेबल है, परंतु बोरोन पर कक्षक नहीं है। बोरोन का यहां पर संकरण क्या हो चुका है बेटा, sp3 हो चुका है। और sp3 होने का मतलब इसके पास कोई p कक्षक अवेलेबल नहीं है। या फिर यदि आप इसको इलेक्ट्रॉन की मात्रा में समझना चाहें तो बोरोन अधिकतम अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी रखता है और वह 8 इलेक्ट्रॉन ले चुका है। आप देख सकते हैं बेटा, 2 यहां 2 यहां 2 यहां 2 यहां 8 इलेक्ट्रॉन ले चुका है। तो चूंकि बोरोन अपने बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 8 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, अब और इलेक्ट्रॉन लेने की गुंजाइश नहीं है, तब यहां पर रिक्त कक्षक नहीं होने की वजह से कोई पश्चबंध नहीं बनेगा। और जब यहां कोई पश्चबंध नहीं बनेगा तो जो जैसा बंध है वो वैसा ही रहेगा। बंद रहने का मतलब क्या है, यहां पर BF का सिंगल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, एकल बंद ही रहेगा। नो बैक बॉन्डिंग, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है। यहां पर देखो बेटा, यहां पर देख सकते हो बेटा नाइट्रोजन बोरोन के साथ में यहां पर किसी के पास कोई रिक्त कक्षक नहीं है। ये एलिमेंट, ये सब के सब एलिमेंट क्या बेटा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट। द्वितीय आवर्त के पास अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन की क्षमता है, या फिर अधिकतम 4 बंध बना सकते हैं, या फिर संकरण के आधार पर देख लो बेटा, संकरण सबका sp3 हो चुका है। बात सबकी एक जैसी, आप देख सकते हो बेटा बोरोन का संकरण यहां पर भी sp3 हो चुका है। sp3 संकरण हो गया, 4 सिग्मा कोई लोन पर नहीं, sp3 कोई रिक्त कक्षक नहीं है। तो जब रिक्त कक्षक नहीं होगा तो जो बंध जैसा है वो बंध वैसा ही रहेगा। यहां पर सभी के सभी बंध एकल बंध तो एकल रहेंगे। तो बेटा यहां पर एकल बंध, यहां पर एकल बंध, जबकि यहां पर क्या होगा, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, एक आंशिक द्विबंध का गुण आ जाएगा। तो यहां पर आंशिक द्विबंध गुण आने की वजह से क्या होगा कि यहां पर बंध क्रम बढ़ जाएगा, और जब बंध क्रम बढ़ेगा तो बंध लंबाई को घटना ही पड़ेगा। तो जहां पर बैक बॉन्डिंग होगा, जहां पश्चबंध बनेगा, वहां पर बंध लंबाई को घटना ही पड़ेगा। तो बैक बॉन्डिंग कहां है बेटा, यहां पर। तो जहां बैक बॉन्डिंग है वहीं पर बंध लंबाई न्यूनतम होगी। आंसर क्या जाएगा बेटा अपना फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, अपना फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास में यहाँ पर बोरोन द बेरिलियम हैलाइड का लुईस अम्लीय गुण का क्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। देखिए समझे इस बात को, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। बोरोन तथा बेरिलियम हैलाइड का लुईस अम्लीय गुण का क्रम क्या होगा समझते हैं। BF3 BCl3 BBr3 BI3। इसमें हमको समझना है कि किस प्रकार से बंध का निर्माण होगा और कैसे लुईस अम्लीय सामर्थ्य या लुईस अम्लीय लुईस क्षारीय सामर्थ्य बताया जाएगा। सामान्यतः बच्चे क्या करते हैं कि जब उनसे लुईस अम्लीय लुईस क्षारीय के बारे में पूछा जाता है तो वो प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के आधार पर बताते हैं कि इसका प्लस आई इफेक्ट अधिक है, इसका माइनस आई इफेक्ट अधिक है। चूंकि हेलोजन के बारे में आप ये बात सीख करके आते हैं कि इनका माइनस आई इफेक्ट देखा जाता है, तो जिसका माइनस आई इफेक्ट अधिक होगा उसी का लुईस अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसका मतलब जिसका लुईस अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा किसका हो जाएगा, जिसका कि माइनस आई इफेक्ट अधिक होगा। अब ये बात आप सीख करके आते हो कि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट अधिक है, तो कई बार बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि सर आप देखो यहाँ पर BF3 BCl3 BBr3 BI3 के अंदर फ्लोरीन लगा हुआ है जिसका माइनस इफेक्ट सर्वाधिक होगा। तो माइनस इफेक्ट सर्वाधिक होने की वजह से BF3 के ये क्या करेगा, बहुत इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहां पर क्या करेगा, लुईस अम्लीय सामर्थ्य बढ़ा देगा। परंतु हकीकत में उल्टा है। अब उल्टा होने के पीछे कारण क्या है बेटा, पश्चबंध। समझे बेटा पश्चबंध कैसे है, देखे समझे। BF3 BCl3 BBr3 BI3 में यदि आपसे बात करी जाए
तो BF3 की संरचना कैसे बनेगी, जस्ट अभी हमने देखी, ये रहा हमारे पास में बोरोन, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। क्या यहां पश्चबंध बन सकता है? जी हाँ, डेफिनेटली बनेगा पश्चबंध। पश्चबंध बनेगा? जी हाँ बनेगा। कौन कौन से बीच में बेटा? बोरोन फ्लोरीन के बीच में। अब बोरोन फ्लोरीन की यदि बात करें तो बोरोन का आकार छोटा 2p, फ्लोरीन का आकार भी छोटा 2p, ये 2p के मध्य बनेगा, बहुत बढ़िया बात बनेगा, यहां बन सकता है, ये शेयरिंग हो सकता है। ध्यान देना बेटा, एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, समपार्श्विक अतिव्यापन है। अब यदि मान लीजिए कि मैं फ्लोरीन की जगह पर क्लोरीन कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क क्या पड़ेगा कि बोरोन के मुकाबले में क्लोरीन का आकार बड़ा हो गया। तो जब बोरोन के मुकाबले में क्लोरीन का आकार बड़ा हो गया तो क्या क्लोरीन के साथ में वो पश्चबंध बना सकता है? नहीं। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि क्लोरीन का आकार बड़ा है, क्लोरीन का लोन पेयर तृतीय आवर्त के अंदर है, 3p के अंदर होगा, तो पश्चबंध ना के बराबर बनेगा। तो यदि मैं फ्लोरीन की जगह पर क्लोरीन लिया हूं, मान लीजिए मैं क्लोरीन कर दूं इसको, मैं ऐसा करके समझने के लिए, तो क्लोरीन का आकार बड़ा हो गया, तो ये पश्चबंध नहीं बन सकता। मान लीजिए कि मैं इसको ब्रोमीन कर दूं तो इसका आकार और बड़ा हो गया, और पश्चबंध नहीं बन सकता। और मान लीजिए अगर मैं इसको आयोडीन कर दूं तो बेटा इसका आकार तो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो यहां तो पश्चबंध की बात करना ही बेकार। तो ये बात समझी जा सकती है कि फ्लोरीन के मुकाबले में यदि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आएगा तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा किसका? पार्श्व परमाणु का, वैसे वैसे वहां पर बंध के जो अतिव्यापन हो सकता है उसकी मात्रा घटेगी। और चूंकि बंध के अतिव्यापन की मात्रा घटेगी, इसका मतलब वहां पर उसके पश्चबंध की मात्रा घटेगी। तो जहां पर पश्चबंध सबसे कम बनेगा वहां बोरोन का रिक्त कक्षक रिक्त ही रहेगा, और जहां पर पश्चबंध सर्वाधिक रूप में बन सकता है वहां पर बोरोन का रिक्त कक्षक रिक्त नहीं रहेगा। तो चूंकि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करने पर लगातार आकार बढ़ता चला जा रहा है, और आकार के बढ़ने की वजह से पाई बंध के बनने की संभावना घटती चली जाएगी, इसका मतलब वहां पर बोरोन का रिक्त कक्षक का रिक्त रहने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। तो जिसका रिक्त कक्षक रिक्त रहेगा वही बाहर से किसी का लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। जो बाहर से किसी का लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, वही एक अच्छे लुईस अम्ल की भूमिका निभा सकता है। तो इसका मतलब चूंकि यहां पर Bi3 जो यौगिक बनेगा वहां पर पश्चबंध ना के बराबर बनेगा, वहां पर बोरोन का रिक्त कक्षक रिक्त ही रहेगा। तो सर्वाधिक लुईस अम्लीय गुण कहां होने चाहिए? Bi3 में होंगे, जबकि BF3 के अंदर पश्चबंध बन चुका है, इसका मतलब वहां पर बोरोन का रिक्त कक्षक अवेलेबल ना के बराबर है, तब वह पाई बंध बहुत कम बनाने की कोशिश करेगा, तब वह उसका लुईस अम्लीय सामर्थ्य सबसे कम बताया जाएगा। इसी बात को यहां बताया गया बेटा, देखें कि लगातार आकार बढ़ रहा है तो प्रभावी पश्चबंध घटेगा, आप समझ सकते हैं क्योंकि ये बेटा अपने पास मिल गया, ये 2p, ये 2p, ये मिल गया हमको 3p, ये मिल गया बेटा हमको 4p, ये क्या मिल गया बेटा हमको 5p। तो लगातार आकार बढ़ रहा है तो पश्चबंध बनने की संभावना लगातार घटेगी। और बात, अतः एकाकी युग्म ग्रहण करने की प्रकृति बढ़ती है। तो बेटा एकाकी युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया? लोन पेयर को बाहर चलने टेंडेंसी जो होगी बढ़ेगी। तो लोन पेयर को बाहर चलने टेंडेंसी लगातार बढ़ेगी, ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन आपको समझना आ चुका है बेटा कि ऐसा क्या हो रहा है यहां पर। इसके होने के पीछे रीजन क्या है यहां पर? क्योंकि यहां पर लगातार आकार बढ़ रहा है तो बाहर से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब लुईस अम्लीय सामर्थ्यता बढ़ेगी। तो लगातार बेटा क्या होगा? लुईस अम्लीय सामर्थ्यता बढ़ेगी। तो सबसे कम लुईस अम्लीय सामर्थ्य किसकी है? BF3 की। सबसे अच्छा लुईस अम्ल कौन है बेटा इसके अंदर? Bi3। सेम टू सेम एग्जांपल बेटा यहां बता सकते हैं बेरिलियम क्लोराइड के लिए, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम ब्रोमाइड, बेरिलियम आयोडाइड, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जांपल है। बोरोन की जगह पर अगर हम बेरिलियम को कर देंगे तो बेरिलियम का भी 2p ही रहेगा। अगेन 2p में अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी, और बेरिलियम आयोडीन में 2p 5p में ना के बराबर बैक बॉन्डिंग होगी। तो जो एक्सप्लेनेशन हमने वहां दिया था वही एक्सप्लेनेशन यहां पर भी दिया सकता है कि लगातार आकार बढ़ेगा, प्रभावी पश्चबंध घटेगा, एकाकी युग्म ग्रहण प्रवृत्ति बढ़ेगी, लुईस अम्लीय सामर्थ्य लगातार बढ़ेगा। तो लुईस अम्लीय सामर्थ्य क्रम के आगे बेटा लगातार बढ़ता हुआ। इस प्रकार से बोरोन के हैलाइड्स और बेरिलियम के हैलाइड्स में हमने लुईस अम्लीय सामर्थ्य के बारे में समझा। तो लुईस अम्ल का मतलब क्या होता है बेटा? जो किसी का लोन पर एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखता हो उसको क्या बोलते हैं हम? लुईस अम्ल। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अगला सवाल, ट्राइमिथाइलअमीन NCH3 होल थ्राइस पिरामिडीय है, जबकि ट्राइसिलाइलअमीन NSH3 होल थ्राइस त्रिकोणीय समतलीय है। बहुत बढ़िया सवाल है, क्यों? ऐसा क्यों? देखते बेटा, समझते हैं। ट्राइमिथाइलअमीन क्या होता है बेटा? NCH3 होल थ्राइस। ट्राइसिलाइलअमीन क्या होता है बेटा? NSH3 होल थ्राइस। इसको तो आप देख करके आ चुके हैं, इसको भी देखते हैं हम, दोनों को एक साथ तुलना करके देखते हैं। पहले बनाएंगे संरचना। संरचना बनाई बेटा हमने नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर, नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर CH3 CH3 CH3। अब यहां पर भी संरचना बनेगी तो ऐसी, याद करो बेटा, संरचना बनेगी तो ऐसी। कैसे संरचना बनेगी? नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर बनेगा, ये आएगा हमारे पास में SiH3, ये आएगा हमारे पास में SiH3, और ये आएगा हमारे पास में SiH3। तो इसको हमने ऐसा क्यों बना दिया? क्यों बनाया? क्योंकि यहां पर हमें पता है कि पश्चबंध बन सकता है। तो क्या यहां पश्चबंध बनेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि रिक्त कक्षक नहीं है भाई। देखो बेटा, कार्बन के पास में रिक्त कक्षक नहीं है, कार्बन के पास में अधिकतम 4 बनाने की क्षमता है, वो 4 बना के बैठ चुका है, वह 4 बंध बना के बैठ चुका है, वो 4 बना चुका है। नाइट्रोजन 4 बंध बना चुका है, नाइट्रोजन के पास में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भले ही है, कार्बन का रिक्त कक्षक नहीं है, तो यहां पर कोई पश्चबंध नहीं बनेगा। जबकि सिलिकॉन के पास आप समझ सकते हैं रिक्त 3D होगा, तो 3D रिक्त कक्षक है इसके पास में, इसका मतलब यहां पर एक पश्चबंध बन सकता है। तो जब पश्चबंध बनेगा तो कभी यहां कभी यहां कभी यहां, तो इस प्रकार संरचना बन जाएगी।
ये 3D कक्षक में। तो यहां पर पश्चबंध है, कैसा पश्चबंध है बेटा, पी पाई डी पाई, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का पी पाई, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का 3D, तो 2p पाई 3D पाई, इस प्रकार से बंध बन सकता है। अगेन क्या ये संकरण sp3 होगा? जी हां, डेफिनेटली। आप देख सकते हैं बेटा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, ये हो गया हमारे पास में sp3। आप देख सकते हैं बेटा यहां पर संरचना तो ये तब्दील हो चुकी है, ये कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां पर संकरण क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन के पास में 1 2 3 3 सिग्मा, लोन पेयर तो गायब हो गया, तो संकरण क्या होगा बेटा यहां पर इसके पास में sp2, तो ये sp2 संकरण हो गया। नाइट्रोजन के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम यहां पर केंद्रीय परमाणु के संदर्भ में, तो नाइट्रोजन संदर्भ में sp3, ये नाइट्रोजन संदर्भ में sp2 हो गया। इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो जो sp3 वाला है, जो sp3 वाला है वो क्या होगा बेटा हमारे पास में पिरामिडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में पिरामिडी। आप जानते हैं बेटा कि 3 सिग्मा एक लोन पेयर में क्या होता है बेटा, sp3 संकरण में पिरामिडी संरचना बनती है, तो ये पिरामिडी हो गया। और ये क्या होगा बेटा sp2, तो आप जानते हैं कैसा होगा, त्रिकोणीय समतलीय, तो ये त्रिकोणीय समतलीय संरचना बन गई। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, ये प्रबल लुईस स्टार और ये दुर्बल लुईस स्टार, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, समझे बेटा। प्रबल लुईस स्टार और दुर्बल लुईस स्टार का मतलब क्या है? पहली बात तो लुईस स्टार का मतलब क्या होता है, वह प्रजाति जो अपना लोन पेयर बाहर किसी की ओर साझा कर सकती है, अपना लोन पेयर साझा करने के लिए दे सकती है, उसका लुईस स्टारीय गुण अधिक माना जाएगा। अब लोन पेयर दोनों के पास शुरुआत में था, परंतु इस वाले का लोन पेयर तो मॉलिक्यूल में इंगेज हो गया, इस वाले का लोन पेयर तो अणु के अंदर ही चला गया, क्योंकि उसने पश्चबंध का निर्माण कर लिया। तो क्या ये लोन पेयर बाहर किसी को देने के लिए अवेलेबल है? नहीं। परंतु क्या इसका लोन पेयर पश्चबंध बना रहा है? नहीं। तो क्या लोन पेयर कहीं घटा? नहीं। तो क्या लोन पेयर बाहर दिया जा सकता है? जी हां। तो इसका लोन पेयर तो बाहर देने के लिए अवेलेबल है, इसका मतलब इसका लोन पेयर दिया जा सकता है, तो इसका लुईस स्टारीय सामर्थ्य, क्योंकि लुईस स्टार क्या होता है, जो प्रजाति लोन पेयर दे सकती है, ये बात हम पहले देख करके आ चुके हैं। तो ये प्रजाति लोन पेयर दे सकती है, क्योंकि यहां पर कोई पश्चबंध नहीं है, इसका लोन पेयर जहां था वहीं रहेगा, आसानी से दिया सकता है, तो प्रबल लुईस स्टार। जबकि यहां पर पश्चबंध होने की वजह से इसका लोन पेयर तो मॉलिक्यूल के अंदर इंगेज हो गया, मॉलिक्यूल के अंदर इंगेज हो गया, तो ये लोन पेयर बाहर देने के लिए अवेलेबल नहीं है। जब बाहर देने के लिए अवेलेबल नहीं है तो इसका लुईस स्टारीय सामर्थ्य कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से लुईस स्टारीय सामर्थ्य को भी हम तुलना कर सकते हैं, किसके आधार पर बेटा, पश्चबंध के आधार पर यहां पर तुलना करके बताया जा सकता है। तो इसका लुईस स्टारीय सामर्थ्य अधिक, क्योंकि यहां लोन पेयर अवेलेबल है देने के लिए, इसका लुईस सामर्थ्य कम, क्योंकि इसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा बाहर किसी को देने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा हमारे पास में, लुईस स्टारीय सामर्थ्य की तुलना करते हैं। किस प्रकार देखिए बेटा, डाइमिथाइल ईथर और डाइसिलाइल ईथर। अब ईथर क्या होता है बेटा, आप समझते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखते हैं, ROR, ROR के अंदर R और R ग्रुप्स होते हैं। अब वो R को मिथाइल कर दूंगा तो बन जाएगा OCH3 होल ट्वाइस, R और R को मैं सिलाइल कर दूंगा तो बन जाएगा OSIH3 होल ट्वाइस। संरचना दोनों की बनाई हमने, जब दोनों संरचना बनाई तो बेटा यहां पर बना OCH3 के साथ में 2 लोन पेयर। अब बेटा यहां पर O के साथ में SiH3 बने 2 और यहां पर 1 लोन पेयर रहेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा लोन पेयर तो चला जाएगा कहां पर बेटा, पश्चबंध में। संरचना कैसे बनेगी, संरचना इसकी भी ऐसी बनेगी शुरुआत में, ये बनेगी ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ये, और ये लोन पेयर यहां, तो बेटा यहां पर आएगा Si के साथ में H3, ये आएगा बेटा यहां पर Si के साथ में H3, ये लोन पेयर जाएगा बेटा यहां पर साझा करने के लिए। अब बेटा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है, तो इसका एक ही लोन पेयर यहां पर साझा करा सकता है, ये दूसरा लोन पेयर आसानी से अपना साझा करने के लिए देगा नहीं, क्योंकि ये दुनिया में दूसरे नंबर का तत्व आता है विद्युत ऋणता के मामले में, इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जब भी अपना एक लोन पेयर देगा साझा करने के लिए, तो इसका लोन पेयर यहां भी चला जाएगा, कभी यहां चला जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा, इसके पास में एक ही लोन पेयर बचेगा। अब आप ये बात देख सकते हो बेटा कि दोनों के अंदर से किसके लोन पेयर ज्यादा देने के लिए अवेलेबल है, तो किसका लुईस स्टारीय सामर्थ्य अधिक है, तो इसके पास 2 लोन पेयर अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पश्चबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां रिक्त कक्षक नहीं है। कार्बन के पास में अष्टकपूर्ण हो चुका है और अधिक बंध नहीं बना सकता, रिक्त कक्षक नहीं है। परंतु सिलिकॉन तो बना सकता है, क्योंकि सिलिकॉन के पास में रिक्त 3D कक्षक होगा। तो 3D कक्षक है और ऑक्सीजन के पास में 2p है, तो यहां पर क्या बन सकता है, 2p पाई 3D पाई बंध बन सकता है। 2p पाई 3D पाई बंध बनेगा, p पाई d पाई पश्चबंध बनेगा, तो इसका लोन पेयर एक ही बचेगा, इसके बाद लोन पेयर 2 बच सकते जो कि बाहर देने के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब यहां पश्चबंध नहीं, यहां पश्चबंध है, तो यहां पर sp3 संकरण होगा। आप देख सकते हैं बेटा sp3 संकरण कैसा, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3, यहां पर 2 सिग्मा 1 लोन पेयर sp2, तो ये तो sp2 हो गया। आप समझे बेटा, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर ये sp2 हो गया, और यहां पर क्या है बेटा, ये sp3 होगी, यहां पर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3 हो गया, तो ये sp3 ये sp2। हां, आकार या संरचना दोनों का समान होगा। आप जानते हैं बेटा कि जब 2 सिग्मा 2 लोन पेयर होता है तब वो एक आकार V शेप का होता है, और जब 2 सिग्मा 1 लोन पेयर तब वो आकार V शेप का होता है। तो संकरण दोनों के अलग अलग हो गए हैं, परंतु आकृति दोनों के फिर भी क्या है बेटा, समान है। तो इस प्रकार से आपको हर अणु के अंदर बना बना के संरचना को देखना पड़ेगा कि क्या संकरण परिवर्तित हो रहा है। अगर संकरण परिवर्तित हो रहा है तो संरचना या आकृति बदल भी सकती है और नहीं बदल सकती। ऐसा भी आप यहां देखो, ये V शेप का है, ये भी कैसा है बेटा, V शेप का है। नेक्स्ट पॉइंट देखें बेटा, यह प्रबल लुईस स्टार होगा। क्यों? क्योंकि 2 लोन पेयर दे सकते हैं। यह दुर्बल लुईस स्टार होगा। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर दे सकता है। इस प्रकार से यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट एक और यहां पर देखिए बेटा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बंध कोण अपेक्षाकृत अधिक होता है, लेकिन पश्चबंध कारण नहीं होता। बात यहां पर यह है,
सवाल आपसे ऐसा बोलेगा कि OCH3 होल्ड ट्वाइस का बंध कोण जो होता है वह सामान्य जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारी उम्मीद होती है, उससे अधिक आता है। ऐसा क्यों होता है? समझे बेटा बात को। OCH3 होल्ड ट्वाइस में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं, उसके मुकाबले में यहां पर बंध कोण अधिक देखा जाता है। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात, ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण क्या है बेटा, समझे आप। OCH3 होल्ड ट्वाइस के अंदर O के साथ में जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये काफी बड़ा ग्रुप है, और बड़ा ग्रुप होने की वजह से क्या होगा बेटा, यहां पर ये और यहां पर ये, इसको बोलते हैं बेटा त्रिविमीय बाधा। क्या बोलते हैं बेटा? त्रिविमीय बाधा, जिसको इंग्लिश में स्टेरिक रिपल्शन बोला जाता है। कि जब कभी कोई दो बड़े बड़े ग्रुप इस प्रकार से आ जाते हैं तो इनमें क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण होना शुरू होता है। तो बात यहां पर यह कि OCH3 होल्ड ट्वाइस में हमारे हिसाब से बंध कोण आना चाहिए 2 सिग्मा दोलन के हिसाब से बंध कोण आना चाहिए, पर हमारी उम्मीद से इसका बंध कोण अधिक निकल करके आता है। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण पश्चबंध नहीं है, क्योंकि पश्चबंध हो ही नहीं सकता। सामान्यतः हमने देखा बेटा कि पश्चबंध से क्या होगा, बंध कोण बढ़ेगा। जैसा कि भी आपने यहां पर देखा, बंध कोण डेफिनेटली बढ़ेगा। आप पहले भी एग्जांपल देख करके आ चुके कि बंध कोण बढ़ता है, पश्चबंध से बंध कोण बढ़ सकता है। पर यहां पर बंध कोण बढ़ने के पीछे पश्चबंध कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पश्चबंध हो नहीं रहा। तो फिर क्या कारण है? त्रिविमीय बाधा। त्रिविमीय बाधा, स्टेरिक रिपल्शन। क्यों? क्योंकि छोटे O के बगल में बड़े बड़े CH3 ग्रुप जब आ जाएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन में आपस में प्रतिकर्षण होगा, 2 बड़े बड़े ग्रुप आएंगे, दूर धकेलेंगे दूसरे को, दूर धकेलने की वजह से क्या करेंगे, बंध कोण को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो OCH3 होल्ड ट्वाइस का बंध कोण अपेक्षा से अधिक माना जाता है, अपेक्षा से अधिक आता है, परंतु उसमें पश्चबंध का कोई कारण नहीं है, कोई पश्चबंध नहीं हो सकता। कारण क्या है बेटा? त्रिविमीय बाधा, स्टेरिक रिपल्शन इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। तो इस प्रकार से बेटा हम देख सकते हैं किस प्रकार से लुईस चार लुईस अम्ले पे भी कंपैरिजन करके आंसर बताया जा सकता, तुलना करके आंसर बता सकते हैं। अगला देखिए बेटा, बहुत बढ़िया एग्जांपल है B3N3S6 अकार्बनिक बेंजीन या बोराजीन या बोराजोल। आगे चल के इसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा हम, जब हम डाइबोरेन के बारे में स्टडी करेंगे, और खास करके जब हम बोरोन फैमिली में डिस्कस करेंगे, डाइबोरेन की रिएक्शंस देखेंगे, तब एक यौगिक हमारे सामने आएगा, इसका नाम होगा बेटा इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन आप जानते हैं बेटा C6H6, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक बेंजीन या नॉर्मल बेंजीन या सिर्फ बेंजीन। उसी की तरह एक यौगिक होता है, उसको बोलते हैं बेटा अकार्बनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, जो कि मैंने यहां बताया हुआ है B3N3H6। अब B3N3 संरचना कैसी होती है पहले आप ये देखिए बेटा, बोरोन के साथ में नाइट्रोजन लगा हुआ है इस प्रकार से, बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन, ये संरचना है। पहले तो आप संरचना समझे बेंजीन की। बेंजीन क्या होता है? सभी लोग जानते हैं बेटा बेंजीन क्या होता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन का फॉर्मूला क्या है बेटा? C6H6, सभी लोग जानते हैं। संरचना बनाइए इसकी। संरचना में क्या है बेटा, इसके प्रत्येक कार्बन लगा हुआ है, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ऐसे कार्बन लगा हुआ होता है। आप सभी लोग जानते हैं बेटा, संरचना आपने कई बार बनाया हुआ है। और प्रत्येक कार्बन के परमाणु के मध्य क्या है, इस प्रकार से डबल बॉन्ड होता है। आप चाहे तो इसे रेजोनेंस शो कर सकते हैं, ऐसे आप चाहो तो बेटा हाइड्रोजन भी शो कर सकते हो। यहाँ पर प्रत्येक कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो आप ऐसा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 ऐसे बता सकते हो। ये तो है हमारे पास नॉर्मल बेंजीन। अब इनऑर्गेनिक बेंजीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन में ऑल्टरनेट पोजीशन पर एक छोड़कर एक बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन इस प्रकार लगा देंगे। तो संरचना कैसी बनेगी बेटा देखना, तो प्रत्येक कार्बन को हटाकर मैं बोरोन, यहां पर नाइट्रोजन, फिर बोरोन फिर नाइट्रोजन, फिर बोरोन फिर नाइट्रोजन, ऐसा बनाऊंगा। संरचना कैसी बनेगी देखिएगा, ये रहा बोरोन, ये नाइट्रोजन, फिर ये नाइट्रोजन, फिर ये बोरोन, फिर ये बोरोन, और अंत में आ गया नाइट्रोजन। इस प्रकार से जोड़ देंगे इसको, ऐसे जोड़ दिया हमने, ये संरचना बना दी ये, और हर किसी के साथ में एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे, ये ऐसे, ये हाइड्रोजन, ये संरचना लगा दी बेटा हमने। ठीक है। अब आप एक बात देखो कि नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कोश से 5 इलेक्ट्रॉन होते ना बेटा, इसका 5 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पर बचा रहेगा, लोन पर बचा रहेगा, लोन पर बचा रहेगा, ऐसा होगा। आप एक बात समझो कि क्या बोरोन का अष्टक पूर्ण हुआ? नहीं। क्या बोरोन का रिक्त कक्षक होगा? डेफिनेटली, क्योंकि बोरोन का संकरण क्या है बेटा? sp2। संकरण क्या है बेटा इसका? sp2, तो रिक्त कक्षक होगा। इसका मतलब लोन पेयर है, रिक्त कक्षक है, ये सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है, तो क्या यहां पर एक पश्चबंध बन सकता है? जी हां, पश्चबंध बनेगा, क्योंकि पश्चबंध कंडीशन क्या है? एक दाता का अष्टक पूर्ण लोन पेयर, जी हां, एक ग्राही रिक्त कक्षक, जी हां, दोनों में से कम एक तत्व सेकंड का होना चाहिए, जो कि है। इसका मतलब यहां तो दोनों ही सेकंड के हैं, बहुत बढ़िया पश्चबंध बनेगा। कहां से कहां बनेगा? N से B की तरफ। तो बेटा यहां पर N से B की तरफ ऐसा पश्चबंध बनेगा, ऐसा ही पश्चबंध यहां से यहां बन सकता है, ऐसा ही पश्चबंध यहां से यहां बन सकता है। तो ये जो संरचना भी हमने आपको बना करके बताई, ये संरचना क्या कहलाएगी बेटा? इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, अकार्बनिक बेंजीन। इसका एक और नाम है बोराजीन या बोराजोल। ये सब नाम है बेटा, आपको नाम याद रखना है, आगे चल के वापस से आएंगे ये सब स्ट्रक्चर। अब बात यहां पर ये है कि क्या यहां पर पश्चबंध है? तो डेफिनेटली पश्चबंध है। कहां से कहां है? नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ। तो ये जो संरचना हमने बनाई, अभी जैसे हमने बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बनाया, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बना सकते हैं।
इसलिए हमने यहाँ पर आपको दो संरचना बना के बताई। या आप चाहें तो बेटा ऐसे नाइट्रोजन से बोरोन में यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, या फिर यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, ऐसा वाला। तो दोनों संरचनाएं सेम ही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दोनों संरचनाएं सेम। अब अकार्बनिक बेंजीन के अंदर ये संरचना हमने देखी। पहला सवाल तो आपसे पूछेगा क्या यहाँ पर पक्षबंध है, तो जी हाँ, यहाँ पक्षबंध है। कहां से कहां की तरफ है? नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ। इस प्रकार से पक्षबंध बना सकते हैं अकार्बनिक बेंजीन या बोराजीन। अगला पॉइंट यह है कि अकार्बनिक बेंजीन या बोराजोल या बोराजीन कार्बनिक बेंजीन या नॉर्मल बेंजीन से अधिक क्रियाशील होती है। क्यों? क्यों क्रियाशील? बेटा देखें, समझे, आंसर देखें इसका। अकार्बनिक बेंजीन बेंजीन से अधिक क्रियाशील है क्योंकि अकार्बनिक बेंजीन में बीएन बंध ध्रुवीय बंध है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, देखें संरचना पे दोबारा जाते हैं। आप इस बंध को समझे बेटा, इस बंध को देखिए बी और एन के बंध को, और तुलना करें सीसी बंध से। तो क्या ये सीसी बंध अध्रुवीय है? जी हां। क्यों? क्योंकि सी और सी की विद्युत ऋणता तो समान है। अनुनाद हो गया तो सभी कार्बन एक जैसे संकरण के हो गए, सभी कार्बन का संकरण समान हो गया, सभी कार्बन की विद्युत ऋणता समान हो गई। तो सभी कार्बन जब समान हो गए तो डेल्टा ईएन का मान तो शून्य हो गया। डेल्टा ईएन का मान शून्य हो गया, अर्थात वो बंध कैसा हो गया? अध्रुवीय, अर्थात कोई ध्रुव, कोई आवेश नहीं आएगा। परंतु उसके मुकाबले में यदि हम अकार्बनिक बेंजीन की बात करें तो क्या यहां डेल्टा ईएन का मान शून्य होगा? नहीं, डेल्टा ईएन का मान शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एन और बी दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर है। एन की विद्युत ऋणता अधिक है, बी की विद्युत ऋणता अधिक है। इसका मतलब यहां पर डेफिनेटली किसी पर पॉजिटिव किसी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब यहां पर चार्ज आएगा, डेल्टा ईएन का मान शून्य नहीं है, तो चार्ज वाला स्पीशी, आवेश वाली प्रजाति की क्रियाशीलता अधिक होती है, क्योंकि आवेश वाला प्रजाति आसानी से अभिक्रिया कर सकता है बजाय कि वो जिस पर आवेश नहीं है। तो चूंकि सामान्य बेंजीन के अंदर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि यहां पर सभी बंध समान है, तो यहां डेल्टा ईएन का मान शून्य है। इस वजह से कोई आवेश नहीं होने की वजह से ये कैसा है? कम क्रियाशील है। परंतु बोराजीन के अंदर बीएन बंध में डेल्टा ईएन का मान शून्य नहीं आएगा, तो किसी पर पॉजिटिव किसी पर नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव आने की वजह से, चार्ज आने की वजह से उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, क्योंकि बंध कैसा है? ध्रुवीय है। और यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर कि अकार्बनिक बेंजीन बेंजीन से अधिक क्रियाशील है क्योंकि अकार्बनिक बेंजीन में बीएन बंध कैसा है बेटा? ध्रुवीय बंध है। तो बेटा बीएन बंध ध्रुवीय बंध है और बाकी के बंध कार्बन कार्बन वाले बंध नॉर्मल बेंजीन में अध्रुवीय बंध है। तो बीएन बंध वाले में डेल्टा ईएन का मान अधिक है, वहां पर आवेश आएंगे, क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, क्योंकि बंध कैसा है? ध्रुवीय बंध। नेक्स्ट बात करें बेटा, हमारे पास क्वेश्चन आया CH3OH तथा SiH3OH की अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना कीजिए। चलिए अम्लीय सामर्थ्य तुलना करते बेटा, कैसे करेंगे? पहले हम CH3OH को देखें, SiH3OH को देखें, मिथाइल अल्कोहल और सेलाइल अल्कोहल। देखिए बेटा, अम्लीय सामर्थ्यता की तुलना करने के लिए एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, सार्वभौमिक सत्य है, वो ये कि किसी भी अम्ल की सामर्थ्यता की जांच करने के लिए आप क्या करेंगे? उसका संयुग्मित क्षार देखेंगे, कॉन्जुगेट बेस देखेंगे। जिस अम्ल का संयुग्मित क्षार का स्थायित्व अधिक होगा वही अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगी। क्या बोला मैंने? जिस अम्ल का संयुग्मित क्षार का स्थायित्व अधिक होगा वही अम्ल की अम्लता या फिर अम्लीय व्यवहार अधिक माना जाएगा, वही अधिक अम्लीय माना जाएगा। कैसे होता है? देखिए बेटा, चूंकि हमसे यहां पर दोनों के अम्लीय सामर्थ्यता के बारे में तुलना करने के लिए कह रहा है, तो दोनों में से पहले हम H+ को रिमूव कर देते हैं। जब हम दोनों में से H+ को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा? तो H+ हटाने के बाद क्या बचेगा बेटा? CH3O नेगेटिव। यहां क्या बचेगा बेटा? H+ हटाना SiH3O नेगेटिव। अब बात यह है कि हमें इन दोनों पर देखना है। ये क्या है बेटा? संयुग्मित क्षार। इनमें से जो संयुग्मित क्षार अधिक स्थायी होगा वही उस अम्ल की स्थायित्व को या फिर उस अम्ल के अम्लीय व्यवहार को अधिक बताएगा। अब समझते बेटा किस प्रकार बताएंगे यहां पर। तो आप ये बात समझे बेटा कि यहां पर पक्षबंध नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा पक्षबंध? क्योंकि यहां पर O नेगेटिव है, इस पर लोन पेयर होगा डेफिनेटली। कार्बन के पास कक्षक नहीं है। कार्बन क्या है बेटा अपने पास में? द्वितीय आवर्त का ये अधिकतम 4 बना चुका है। कार्बन यहां पर 3 बंध, देखो बेटा आप समझने के लिए समझ सकते हो ऐसे। ये रहा अपने पास में O, इसके बगल में क्या रहेगा बेटा? C के साथ में 3 हाइड्रोजन, 1 2 ये 3 हाइड्रोजन ये रहा। O के पास में नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या बेटा? O पे 1 2 3 4 5 6 ये 7, क्योंकि नेगेटिव के 7 आ गया। तो लोन पेयर भले ही है और कार्बन का रिक्त कक्षक नहीं है, तो यहां पर क्या हो सकता है बेटा? कोई पक्षबंध नहीं बनेगा। जबकि अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर क्या होगा बेटा? ये है हमारे पास में सिलिकॉन, इसके बगल में आगे हमारे पास में OH पर नेगेटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 के साथ में नेगेटिव बता दिया। ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, सिलिकॉन का भी अष्टक पूर्ण हो गया है, परंतु सिलिकॉन अष्टक से बंधित नहीं, उसके पास 3D कक्षक रिक्त है। तो जहां पर 3D कक्षक रिक्त है तो वहां तो वो लोन पर ले सकता है। अब दोनों में से एक तत्व द्वितीय आवर्त का भी है, सेकंड आवर्त का भी, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमारी कंडीशन पक्षबंध की क्या बोलती है कि दाता होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, उसके पास एक ग्राही होना चाहिए, रिक्त कक्षक होना चाहिए, और दोनों में से कम एक तत्व तो द्वितीय आवर्त का होना चाहिए। तो बेटा यहां पर क्या होगा? यहां पर ये लोन पेयर जो होगा वो क्या करेगा बेटा? यहां पर शेयर कर सकता है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज जो होगा ना वो क्या कर सकता है बेटा? यहां पर अंदर मूव कर सकता है, सिलिकॉन के पास जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस प्रकार पक्षबंध बन सकता है। पर यहां पर ऐसे कोई लिबर्टी नहीं है, यहां पर ऐसे मूव नहीं कर सकता।
तो जहां पर नेगेटिव चार्ज जहां का वहीं रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, वहां पर वो वापस से H+ को ग्रहण करेगा। सॉल्यूशन में जैसे ही H+ त्याग करके ये बनेगा, ये नेगेटिव कहीं नहीं जा रहा, ये नेगेटिव दोबारा पॉजिटिव को अपने पास खींचेगा। जब ये नेगेटिव पॉजिटिव दोबारा अपने पास खींचेगा तो अभिक्रिया को पीछे लेकर जाएगा। अभिक्रिया को पीछे लेकर के जाएगा तो सांद्रता H+ की कम हो जाएगी। विलयन में H+ सांद्रता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि H+ बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि H+ कंबाइन कर लिया इससे। तो जब H+ से कंबाइन कर लिया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। इसका मतलब यहां पर H+ सांद्रता कम होगी। इसके बजाय यदि यहां पर देखें तो चूंकि यहां पर पश्चबंध बन गया है तो नेगेटिव चार्ज अब अंदर चला गया है, और नेगेटिव चार्ज अंदर जाने की वजह से इसके मुकाबले में यहां पर तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को कम आकर्षित करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इंगेज हो चुका है। नेगेटिव चार्ज अब अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जब नेगेटिव चार्ज इंगेज हो गया तो H+ को कम बुलाएगा, H+ को अपने साथ कम जोड़ेगा तो अभिक्रिया आगे ही आगे जाएगी। इसका स्थायित्व अधिक हो गया, अभिक्रिया आगे ही आगे जाएगी तो H+ की सांद्रता बढ़ेगी, H+ सांद्रता बढ़ेगी अर्थात अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं बेटा कि इसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा। देख सकते हैं बेटा कि संयुग्मित क्षार के कम स्थायित्व के कारण कम अम्लीय। क्यों है बेटा कम स्थायित्व? क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहीं मूव नहीं करा, नेगेटिव चार्ज एज इट इज रहा, उसका डिलोकलाइजेशन नहीं हुआ। जबकि यहां पर संयुग्मित क्षार के अधिक स्थायित्व के कारण अधिक अम्लीय होगा। क्यों होगा अधिक अम्लीय? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज अंदर चला गया सिलिकॉन में। क्यों? क्योंकि यहां पर पश्चबंध का निर्माण हो गया। तो जब यहां पर पश्चबंध का निर्माण हुआ, नेगेटिव चार्ज अंदर की ओर चला गया, तो यहां पर इसका स्थायित्व बढ़ गया, और इस संयुग्मित क्षार के स्थायित्व बढ़ने की वजह से इसका जो अम्लीय है, इसका जो अम्ल है, उसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक हो जाएगा। इस प्रकार देख सकते हैं बेटा कि पश्चबंध के कारण यदि निर्मित यौगिक का स्थायित्व अधिक होगा तो H+ का निष्कासन अनुकूल होगा। जैसा कि हमने देखा कि चूंकि पश्चबंध बन गया यहां पर, तो पश्चबंध बनने की वजह से इस संयुग्मित क्षार का स्थायित्व अधिक हो गया। तो जब इस संयुग्मित क्षार का स्थायित्व अधिक हुआ, इसका मतलब यहां पर क्या है कि ये H+ को कम लेगा, इसकी वजह से इसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा। तो अधिक अम्लीय कौन होगा बेटा? इन दोनों में से अधिक अम्लीय कौन हो गया? SiH3OH का अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पश्चबंध। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आया हमारे पास में, CHF3 तथा CHCl3 के Ka के मान की तुलना कीजिए। अब देखो बेटा सवाल वापस से वही है कि CHF3 तथा CHCl3 के Ka के मान की हमें तुलना करनी है। अब CHF3 और CHCl3 में Ka के मान की तुलना करने का मतलब क्या हो गया बेटा? देखें तो Ka का मान का मतलब क्या है? वापस से अम्लीय सामर्थ्य देखना। देखें CHF3 H+ त्याग करके CF3 माइनस बनाएगा, CHCl3 H+ त्याग करके CCl3 माइनस बनाएगा। अब पहले हम दोनों की संरचना देखते हैं। देखिए बेटा क्या होगा, CF3 माइनस में क्या है हमारे पास? ये रहा कार्बन, बगल में फ्लोरीन एक, ये दूसरा फ्लोरीन ये, और तीसरा फ्लोरीन ये, और कार्बन पर हमने एक नेगेटिव चार्ज बता दिया। अब कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? आप देख सकते हैं यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक लोन पेयर आ गया, इसके पास में नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां पर देखो बेटा CCl3 माइनस में सेम टू सेम, ये रहा कार्बन, इसके बाद नेगेटिव चार्ज, ये रहा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये रहा। अब आप ये बात देखो, क्या यहां पश्चबंध बन सकता है? नहीं। क्यों? लोन पेयर लेगा ही कौन? कार्बन के पास अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। आप देख सकते हो बेटा कार्बन के पास में 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए। अच्छा कार्बन बाई तक को 4 इलेक्ट्रॉन होते तो 4 तो ये रहा, एक नेगेटिव और आ गया था इसके पास, तो इसके बाद कितने हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, नेगेटिव चार्ज के साथ हमने बताया 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कोई हृदकक्षक नहीं है, फ्लोरीन के बाद हृदकक्षक नहीं, तो यहां पश्चबंध नहीं हो सकता। क्या यहां पश्चबंध हो सकता है? जी हां हो सकता है। कैसे होगा बेटा? देखें कहां से कहां होगा, पॉइंट ये है कहां से कहां, कार्बन से क्लोरीन या क्लोरीन से कार्बन होगा। तो बेटा कार्बन से क्लोरीन होगा। क्यों होगा? समझे इस बात को। देखो बेटा कार्बन के पास अगेन 1 2 3 4 5 6, तो ये एक ऑलरेडी था, एक नेगेटिव से एक और आ गया, तो 8 हो गए। तो कार्बन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, परंतु रिक्त कक्षक क्लोरीन के पास होगा, कार्बन के पास नहीं होगा। तो यहां पश्चबंध बन सकता है कहां से कहां? कार्बन से क्लोरीन। कहां से कहां बन सकता है बेटा? कार्बन से क्लोरीन की ओर एक पश्चबंध बनाया जा सकता है, क्योंकि कार्बन का रिक्त कक्षक नहीं है, लोन पेयर दोनों के पास अवेलेबल है, पर रिक्त कक्षक क्लोरीन के पास है। तो यहां तो पश्चबंध बन सकता है कहां से कहां बेटा? कार्बन से क्लोरीन। तो फिर से वही वाली बात कि जहां पश्चबंध बनेगा वहां नेगेटिव अंदर चला जाएगा, जैसे नेगेटिव अंदर जाएगा डीलोकलाइज होगा, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, विस्थानीकरण होगा उसका, विस्थानीकरण होने की वजह से इस वाले का स्थायित्व बढ़ेगा। जब इसका स्थायित्व बढ़ेगा तब H+ सांद्रता बढ़ेगी, क्योंकि रिएक्शन आगे ही आगे जाएगी। जबकि इसके मुकाबले में यहां पर इसका स्थायित्व नहीं कम होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कहीं नहीं जा रहा, नेगेटिव एज इट इज पड़ा रहेगा, नेगेटिव पड़ा रहेगा, विलयन में H+ से दोबारा से H+ को ग्रहण करेगा, दोबारा H+ को ग्रहण करेगा, अभिक्रिया को पीछे लेकर के जाएगा, अभिक्रिया पीछे जाएगी, विलयन में H+ सांद्रता कम होगी, विलयन में H+ सांद्रता कम होने की वजह से यहां पर इसकी सांद्रता कम हो गई, H+ सांद्रता कम हो गई, तो इसकी सांद्रता बढ़ गई, H+ सांद्रता कम होने की वजह से यहां पर H+ की सांद्रता कम होने की वजह से अम्लीय सामर्थ्य जो होगा वो घट जाएगा। तो अम्लीय सामर्थ्य किसका अधिक होगा बेटा? CHCl3 का अधिक होगा अम्लीय सामर्थ्य। इसी बात को यहां पर समझाया गया बेटा, समझे आप क्या कि यहां पश्चबंध नहीं है, देख लिया अभी आपने,
यहां पी पाई डी पाई पश्च बंध है, पी पाई डी पाई कार्बन एक सेकंड पीरियड का, क्लोरीन अपने पास थर्ड पीरियड का, 2p पाई 3d पाई बंध बनेगा। नेक्स्ट, संयुग्मी क्षार के कम स्थायित्व के कारण कम अम्लीय, जैसा कि समझाया बेटा मैंने आपको, संयुग्मी क्षार के अधिक स्थायित्व के कारण अधिक अम्लीय हो जाएगा, तो ये अधिक अम्लीय हो जाएगा बेटा। तो के वैल्यू का मान किसका अधिक, तो बेटा इसका के का मान अधिक, तो बेटा के का मान क्या होगा, CHCl3 का के का मान CHF3 के मुकाबले में अधिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि CHCl3 के अंदर इसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक है। तो यदि हम यहां पर अम्लीय सामर्थ्य के बारे में बात करेंगे, अम्लीय सामर्थ्य क्रम क्या होगा, तो CHCl3 का अम्लीय सामर्थ्य अधिक, तो जिसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक वहीं पर के का मान भी अधिक, तो के का मान क्या होगा, CHCl3 का अधिक माना जाएगा, किससे बेटा, CHF3 से। इसी बात को बताया गया बेटा यहां पर कि पश्च बंध के कारण यदि निर्मित यौगिक का स्थायित्व अधिक होगा तो H+ का निष्कासन अनुकूल होगा, जैसा कि हमने समझा था बेटा, उसी बात को यहां पर दोबारा से बता दिया गया है। अगला देखिए बेटा, हमारे पास में सही मेल चुनना है, हमको एक क्वेश्चन आया BF3 BF4 माइनस BF बंध लंबाई, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है बेटा, सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। BF3 BF4 माइनस में सही मेल हमें चुनना है, BF बंध लंबाई कहां है अधिक। तो अभी हम देख के बेटा BF3 में तो कोई बैक बॉन्ड, यहां तो बैक बॉन्ड होगा, यहां तो बैक बॉन्डिंग है, यहां बैक बॉन्डिंग नहीं है। और हमने क्या सीखा बेटा कि जहां पर बैक बॉन्डिंग है पश्च बंध है वहां बंध लंबाई कम है, जहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं है पश्च बंध नहीं, बंध लंबाई अधिक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि BF4 माइनस में पश्च बंध होगा, तो सॉरी BF4 माइनस पश्च बंध नहीं होगा, BF3 पश्च बंध होगा, जहां पश्च बंध है बंध लंबाई कम, तो ये तो आंसर एकदम सही है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला, बंध ऊर्जा, तो बेटा जो बंध लंबाई क्रम है उसका उल्टा ऑर्डर किसका आ जाएगा, बंध ऊर्जा का आ जाएगा। तो बेटा बंध लंबाई क्रम में यदि इसका अधिक है तो बंध ऊर्जा में इसका अधिक होना चाहिए, तो एक्चुअल ऑर्डर इसका ऐसा आना चाहिए, ये तो है नहीं, तो ये अपना आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट देखे बेटा BF3 BCl3 BBr3 BI3, ये देख लेते पहले हम, ये आप ऑर्डर देख करके आ चुके बेटा कि इसमें क्रम क्या आता है बेटा, लगातार बढ़ता हुआ क्रम आता है, ऐसा ऐसा क्रम आता है, ऐसा ऐसा क्रम आता है ना बेटा, तो ये तो क्रम गलत हो गया, ये क्रम तो गलत, ये आंसर होगा नहीं। इसको देखते हैं बेटा, BOH होल थ्राइस और BOH होल 4 माइनस में BO की बंध लंबाई का क्रम क्या होगा, दोनों की संरचना देखते हैं, आपको बात समझ आएगी। देखिए बेटा कैसे ये बनाया मैंने इधर BOH होल थ्राइस, इसको बोलते हैं बेटा क्या, बोरिक एसिड, इसके बारे में स्टडी करेंगे इसी चैप्टर के अंदर जब हम बोरों के यौगिक देखेंगे। देखो बेटा BOH होल थ्राइस में अगेन फिर से वही वाली बात है, बोरों का संकलन क्या है बेटा, sp2 है और रिक्त कक्षक भी है ना बेटा, रिक्त कक्षक। तो जो रिक्त कक्षक है उसके बगल में क्या लोन देने के लिए अवेलेबल है, जी हाँ, ऑक्सीजन के पास में लोन पर अवेलेबल है, ऑक्सीजन का अष्टक भी पूर्ण हो चुका है। तो क्या यहां पर पश्च बंध बन सकता है, जी हाँ डेफिनेटली यहां पश्च बंध बनेगा, इससे इसकी तरफ बनेगा तो इससे इसकी तरफ भी बनेगा, इससे इसकी तरफ बनेगा। बात यहां पर यह कि पश्च बंध तो बनेगा, मतलब यहां बोल सकते हैं कि यहां पर बैक बॉन्डिंग पश्च बंध तो बनेगा, और जहां पश्च बंध बन जाता है वहां बंध लंबाई कम हो जाती है, बंध ऊर्जा बढ़ जाती है, तो इसकी बंध लंबाई तो नॉर्मल से कम होगी। अब इसकी बात करते हैं इसमें क्या होगा, तो बेटा देखो BOH होल 4 माइनस में B के साथ एक नेगेटिव दिया, यहां पर हमने OH लगा दिया, OH ये OH ये OH और ये OH। अब क्या यहां पश्च बंध बनेगा, नहीं, क्यों नहीं बन सकता, रिक्त कक्षक ही नहीं है। बोरों के पास अधिकतम 4 बनाने की क्षमता है, वह 4 बंध बना करके बैठ चुका है, आगे बंध बना ही नहीं सकता, आगे बंध बनाता होता तो पश्च बंध बन जाता, परंतु बोरोन अधिकतम 4 बंध बना सकता है, उसका संकलन sp3 हो चुका है, कोई रिक्त कक्षक नहीं है, तो रिक्त कक्षक नहीं होने की वजह से यहां पर क्या होगा, कोई पश्च बंध नहीं होगा, तो यहां बोलेंगे हम नो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। तो जहां बैक बॉन्डिंग है वहां बंध लंबाई कम होनी चाहिए, जहां बैक बॉन्डिंग नहीं है वहां बंध लंबाई अधिक होनी चाहिए, जबकि ये क्या बोल रहा है कि जहां बैक बॉन्डिंग है, हमने क्या बोला कि यहां तो बैक बॉन्डिंग है और यहां बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो ऑर्डर क्या आना चाहिए बेटा कि जहां बंध लंबाई की बात कर रहा है, देखो बेटा बंध लंबाई की बात कर रहा है, बंध लंबाई में क्या है बेटा, ऐसा क्रम आना चाहिए। हां अगर ये बंध ऊर्जा की बात करता या बंध सामर्थ्य की बात करता तब इसका क्रम सही रहता, परंतु अभी बंध लंबाई की बात कर रहा है तो बंध लंबाई में तो बेटा क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए अधिक, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फाइनली अपना क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर जाएगा। फाइनली अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या होगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर चला जाएगा। तो बेटा अभी हमने यहां पर बैक बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था, और बैक बॉन्डिंग के बाद जो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है द्विलकीकरण अथवा बहुलकीकरण, जिसको कि इंग्लिश के अंदर डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो ये कि द्विलकीकरण बहुलकीकरण का मतलब क्या होता है, देखिए बेटा नाम से समझे आप, द्विलकीकरण जिसमें नाम कह रहा है द्वि का मतलब क्या होता है, डबल हो जाना। तो जब भी कभी कोई प्रजाति अपनी ही जैसी प्रजाति के साथ बंध बना करके अपने आप को डबल कर लेगी तब उसको क्या कहा जाएगा, द्विलकीकरण कहा जाएगा। द्विलकीकरण का मतलब क्या हो गया बेटा, दुगना हो जाना। अब बहुलकीकरण का मतलब क्या होगा, तो बहुलकी का मतलब क्या होता है, बहु टाइम्स हो जाना, मतलब कि n टाइम्स हो जाना। तो जब भी कभी कोई प्रजाति अपनी जैसी प्रजाति के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ n नंबर ऑफ प्रजाति के साथ अटैच हो जाएगी, तब जो हमारे पास नई प्रजाति तैयार होगी उसका नाम क्या होगा बेटा, बहुलकीकृत प्रजाति होगा, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बहुलकीकरण बोलेंगे।
तो जब भी कभी आपको द्विलकीकरण दिखाई देगा उसको हम चाहें तो बेटा डाइमराइजेशन प्रोसेस बोल सकते हैं, और जहां पर आपको बेटा ऐसा बहुलकीकरण प्रोसेस दिखाई देगा उसको आप ऐसे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस का तो एक एग्जांपल आप लोगों ने काफी देखा भी होता है, पढ़ा भी होता है, जिसका नाम होता है बेटा पॉलीथीन। पॉलीथीन का मतलब क्या है, जब इथीन के मॉलिक्यूल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटैच हो गए तो उसका नाम क्या दे दिया गया, पॉलीथीन। तो बेटा ऐसे समझ सकते हैं कि पॉलीथीन कैसा मतलब आएगा कि वो पॉलीमर है किसका, इथीन का। अब बात यहां पर यह कि द्विलकीकरण और बहुलकीकरण का हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मतलब रखने वाला पॉइंट है ये, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल मॉलिक्यूल आएगा जिसमें एक स्पेशल बॉन्ड होगा। वो स्पेशल मॉलिक्यूल होगा बेटा हमारे पास B2H6 जिसको बोलते हैं डाइबोरेन। तो डाइबोरेन एक ऐसा अणु होगा जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप का बंध होगा जिसको कि हम बनाना बॉन्ड बोलेंगे, इसको कि सेतु बंध भी कह सकते हैं। उसके बारे में डीपली स्टडी करी जाएगी इसके अंदर, और भी हम काफी सारे मॉलिक्यूल करेंगे स्टडी में, पर मेनली जो हमारा फोकस होगा वो B2H6 पर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में उसके बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अब द्विलकीकरण या बहुलकीकरण को लेकर कई बार बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि द्विलकीकरण अथवा बहुलकीकरण जो होता है वह प्रजाति अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए करती है। तो बेटा दिमाग में से ख्याल निकाल देना आप कि यह हमेशा अष्टक को पूर्ण करने के लिए ही होता है, क्योंकि आप ये बात देखेंगे कि कई जगह पर ऐसा होगा कि जहां पर अष्टक पूर्ण नहीं होगा वहां पर द्विलकीकरण हो रहा है, परंतु जहां पर अष्टक पूर्ण हो जाएगा वहां पर भी द्विलकीकरण हो सकता है। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि जब किसी प्रजाति के पास अष्टक से अधिक इलेक्ट्रॉन, अष्टक का प्रसार होगा, वो हाइपरवैलेंट प्रजाति होगी, परंतु फिर भी वह द्विलकीकरण या बहुलकीकरण की ओर अग्रसर हो जाएगी। तो बात दिमाग में आपको यह रखनी है कि द्विलकीकरण अथवा बहुलकीकरण का प्रजाति का मेन मुख्य कारण क्या होता है बेटा, मुख्य कारण होता है अपने स्थायित्व को बढ़ाना। स्थायित्व किस प्रकार से बढ़ता है कि जब भी कभी कोई दो प्रजाति आपस में बंध बनाती हैं तो कुछ नए बंधों का निर्माण होता है, और यह बात हम पहले ही सीख करके आ चुके हैं कि जब जब बंध का निर्माण होता है तब तब सिस्टम ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, और जितना सिस्टम ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा सिस्टम उतना ही अधिक स्थायित्व ग्रहण करेगा। इसी वजह से द्विलकीकरण और बहुलकीकरण का प्रोसेस का मेन रीजन तो यह होता है। द्विलकीकरण बहुलकीकरण के अंदर मेन हमें क्या क्या बातें डिस्कस करनी है बेटा, तो जब भी कभी द्विलकीकरण या बहुलकीकरण की बात आएगी, जैसे कि हम यहां पर बात कर रहे हैं बेटा डाइमर की, द्विलकीकरण की बात कर रहे हैं, तो द्विलक का निर्माण जब होता है तो सामान्यतः द्विलक के निर्माण को दो तरीके से देखा जाता है। किस किस तरीके देखा जाएगा, दो तरीके देखा जाएगा। इसमें से पहला वाला तरीका तो तब होगा जब हमारे पास में अयुग्मित, पहला वाला प्रोसेस तब होगा जब हमारे पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली प्रजाति होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली प्रजाति होगी जिसको कि हम लोगों ने एक नाम से और जाना था बेटा, आपको याद होगा, जहां पर विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, विषम इलेक्ट्रॉन वाली प्रजाति होगी। तो जहां पर हमारे पास विषम इलेक्ट्रॉन वाली प्रजाति होगी या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली प्रजाति होगी, एक तो वहां पर उस तरीके से हो सकता है, और दूसरा जो हमारे पास द्विलक बनाने का तरीका होगा वो होगा रिक्त कक्षक के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, रिक्त कक्षक के द्वारा, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग वेकेंट ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। तो एक तो हमारे पास तरीका होगा किसके द्वारा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अथवा विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति के द्वारा, और दूसरा होगा हमारे पास में रिक्त कक्षक के द्वारा। पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अथवा विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति में किस प्रकार से होता है। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, कोई ऐसी प्रजाति जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा अर्थात जिसके अंदर विषम इलेक्ट्रॉन होंगे, वह क्या करेगा, अपनी जैसी प्रजाति के साथ उसके विषम इलेक्ट्रॉन और अपने विषम इलेक्ट्रॉन को मिला करके नए बंध का निर्माण करके एक द्विलक का निर्माण कर लेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर एग्जाम्पल देखते बेटे, एक एग्जाम्पल आया हमारे पास में C2F6। अब C2F6 अणु जो है बेसिकली इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये द्विलक होगा या नहीं। तो आप खुद सोचकर देखिए बेटा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 से 2 कट जाएगा बेटा, तो क्या होगा यहाँ पर, ये कुछ इस प्रकार से निर्माण होगा कि C2F6 प्रजाति कुछ इस प्रकार से बनी होगी कि जब 2 CF3 की प्रजातियां आपस में जुड़ गई होंगी तब हमारे पास में C2F6 का निर्माण हुआ होगा। ये मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से यहां पर निर्माण हुआ होगा। अब CF3 अणु की यदि बात करी जाए तो CF3 का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और CF3 के स्ट्रक्चर में आपको पता है बेटा, कार्बन के पास में यहां पर 3 फ्लोरीन के परमाणु इस प्रकार लगे रहेंगे, और यहां पर क्या होगा बेटा, कार्बन के पास में एक अयुग्मित रहेगा। कोई कार्बन के बाह्यतम कोश में आप जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब एक CF3 होगा और बगल में दूसरा CF3 होगा, तो ये जो CF3 दूसरा वाला अणु हमारे पास आया, इसके पास भी सेम टू सेम एक यहां पर क्या होगा बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब यहां पर क्या होगा, एक ऐसी प्रजाति जो कि विषम इलेक्ट्रॉन वाली है अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली है, वह दूसरी प्रजाति के साथ अपने अपने विषम इलेक्ट्रॉनों को मिला करके युग्मन करके यहां पर क्या करेंगे बेटा, द्विलक का निर्माण करेंगे। तो द्विलक का मतलब समझ आ गया बेटा आपको, डबल हो गई। डबल क्यों हो गए, एक CF3 एक CF3 मिलकर के डबल हो गए। इस प्रकार से ये जो अणु का निर्माण हो रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है, वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा बन रहा है। तो यहां जो द्विलक बन रहा है उसमें किसका शामिल हो रहा है बेटा, क्या इंक्लूड हो रहा है उसके अंदर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वहां पर इंक्लूड हो रहा है। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमारे पास में एक प्रजाति आती है बेटा N2O4, काफी फेमस प्रजाति है बेटा। इसके बारे में आगे चल के आप लोग जब नाइट्रोजन फैमिली हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, नाइट्रोजन परिवार देखेंगे, तब वहां पर आपको दोबारा इस कंपाउंड के बारे में बताएंगे। अब N2O4 यौगिक का निर्माण किस प्रकार हुआ होगा, तो बेटा वापस से आप क्या करेंगे, यहां पर 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने के बाद आपको दिमाग में बात समझ में आएगी कि ये ऐसा बनेगा जब कभी एक NO2 ने दूसरे NO2 से के साथ में कंबाइन करा होगा, तब यहां पर क्या होगा, N2O4 अणु का निर्माण हो जाएगा।
अब NO2 की संरचना आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देख करके आ चुके हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमने देखा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नियम का एक ही एक्सेप्शन वाला मॉलिक्यूल था और वो कौन था, NO2 था। तब हम NO2 की यदि संरचना बनाए तो NO2 में नाइट्रोजन के साथ में यहां पर डबल बॉन्ड O होगा, एक यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होगा और एक यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। पता है बेटा आपको यह बात? मैंने आपको NO2 के बारे में तब भी बताया था कि आगे चल के ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनने वाला है। NO2 कैसी गैस है बेटा? एक ब्राउन कलर, एक भूरे रंग की गैस होती है जिसमें अनुचुंबकीय व्यवहार होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस वजह से इसमें अनुचुंबकीय व्यवहार आ जाता है और रंगीन व्यवहार भी आ जाता है। तो जब एक NO2 का अणु बगल में दूसरे NO2 के अणु के साथ, जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और इसका ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो अब क्या होगा बेटा? इन दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे युग्मन हो जाएगा और इस प्रकार से यहां पर ही क्या बन जाएगा बेटा? एक द्विलक का निर्माण हो जाएगा। अब N2O4 के बारे में आप एक बात देखो बेटा कि N2O4 जो होता है वो कमरे के तापमान पर ठोस होता है और रंगहीन होता है, जबकि NO2 तो कैसा था बेटा? एक गैस था और रंगीन था। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि NO2 का पहली बात तो क्या होगा? द्रव्यमान कम होगा तो गैस की अवस्था में होगा। दूसरी बात यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, परंतु N2O4 के अंदर क्या होगा बेटा? भार बढ़ गया तो ये कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहेगा और इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित नहीं है, इस वजह से ये क्या रहेगा? रंगहीन बन जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा आपने देखा कि N2O4 का निर्माण भी हो गया। और एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे कि बेटा एक एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास आया Cl2O6। अब Cl2O6 का निर्माण कैसे हुआ होगा? Cl2O6 का निर्माण कि जब दो ClO3 के अणु आपस में मिलकर के द्विलक का निर्माण करे होंगे, तब जाकर के Cl2O6 का निर्माण हुआ होगा। Cl2O3 अणु का यदि आप संरचना देखें तो क्या होगा बेटा? यहां पर क्लोरीन के साथ में डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O इस प्रकार से रहेगा और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा। सिमिलरली बगल में दूसरा Cl2O3 है, इसके पास में क्लोरीन के पास में यहां पर 3 तो डबल बॉन्ड O रहेंगे और यहां पर एक इसके पास में अयुग्मित रहेगा, क्योंकि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर भी क्या होगा? इन दोनों अयुग्मित के मध्य क्या बन जाएगा बेटा? बंध बन जाएगा। तो बेटा बंध बन कैसे रहा है कि यहां पर किसका इंक्लूड हो रहा है बेटा? यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शामिल हो रहा है। तो जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शामिल हो रहा है उस वाली प्रजाति को हम किस प्रकार बताएंगे बेटा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अथवा विषम इलेक्ट्रॉन वाली प्रजाति का। इसके आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि बात करें बेटा हमारे पास में C2H6, अब आप समझ सकते हैं बेटा C2H6 कैसे बनेगा? जस्ट लाइक C2F6 बन जाएगा। और एग्जाम्पल देख सकते हैं बेटा आप, जैसे कि Si2H6। अब Si2H6 के अंदर भी क्या होगा? जो द्विलक का निर्माण होगा वहां पर क्या होगा बेटा? इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला केस बन करके आ जाएगा। तो इसको बताने के पीछे पर्पस ये है बेटा कि सबसे पहले दिमाग में आपके बात आनी चाहिए। देखिए सवाल आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि निम्न में से कौन सी प्रजातियों में द्विलकीकरण में रिक्त कक्षक का प्रयोग नहीं हुआ है या रिक्त कक्षक का प्रयोग हुआ है, या फिर आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस प्रजातियों के द्विलकीकरण के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का प्रयोग हुआ है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में आपको ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि हम किस प्रकार से सोचेंगे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात यह आनी चाहिए कि क्या वहां पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अथवा विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति है। तो हम इसको 2 से भाग करके संरचना बना करके देखेंगे कि हाँ, अगर यहां पर इस प्रकार की प्रजातियां बन रही हैं तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा बेटा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अथवा विषम इलेक्ट्रॉन वाली प्रजातियां इस प्रकार से यहां पर द्विलक का निर्माण करेगी। तो पहला केस तो हमने तब देखा बेटा जबकि हमारे पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली प्रजाति है या विषम इलेक्ट्रॉन वाली प्रजाति है। अब इसी में बेटा यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें कि कितने केंद्र हैं और कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हो रहे हैं द्विलकीकरण में, तो आप ये बात देखिए बेटा, यदि मैं यहां पर केंद्र को सेंटर से बताऊं, केंद्र को मैं सेंटर बोलूं और इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन बोलते ही है, तो क्या मतलब है? देखिए बेटा C2F6 अणु जो बन रहा है इसमें दोनों कार्बन क्या है बेटा? 2 केंद्र हैं, इसका मतलब 2 सेंटर हैं। और इनमें जो द्विलकीकरण हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। भाई 2 केंद्र हैं, 2 सेंटर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? ऐसे बंध को कहा जाता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में 2C2E बॉन्ड कहा जाता है। तो यहां पर हम बात बोल सकते हैं यहां पर किस प्रकार का बंध बना बेटा? यहां पर 2C2E बंध बना। समझ आ रहा है बेटा बात आपको कि 2C2E का मतलब क्या है? ये C का मतलब कार्बन नहीं है, ये C का मतलब सेंटर है, केंद्र है, कि कितने परमाणु हैं जो कि द्विलकीकरण का निर्माण करवा रहे हैं और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन शामिल है उसको हम यहां पर बता सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने N2O4 में देखा, दोनों नाइट्रोजन का मतलब 2 केंद्र हो गए और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी एक किस प्रकार का बंध हुआ? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहां भी आप देख सकते हैं बेटा 2 क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इस प्रकार से विषम इलेक्ट्रॉन वाली प्रजाति होगी। तो यहां पर किस प्रकार से बन रहा है बेटा? इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध का निर्माण होने वाला बताया जा सकता है। तो पहला केस तो हमने देखा कि जब हमारे पास में विषम इलेक्ट्रॉन वाली प्रजाति है अथवा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली प्रजाति है तो वहां पर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध का निर्माण हो जाएगा। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध का निर्माण होगा, तब इस प्रकार से यहां पर द्विलकीकरण बताया जा सकता है। अब आते हैं हम दूसरे केस में, रिक्त कक्षक पे। इस टॉपिक में द्विलकीकरण बहुलकीकरण में मेनली जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिक्त कक्षक वाला टॉपिक ही डिस्कस करने वाले हैं।
रिक्त कक्षक वालों की अगर बात करी जाए तो बेटा रिक्त कक्षक के अंदर हमारे पास में दो केस बनकर के आएंगे। ध्यान देना बेटा, यहां पर हमारे पास में दो केस बनकर के आएंगे। एक तो आएगा हमारे पास में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बनेगा बेटा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और दूसरा वाली प्रजाति बनेगी बेटा हमारे पास में 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दो तरीके से बनेगा बेटा हमारे पास में रिक्त कक्षक के द्वारा। एक तो बनेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और एक बनेगा हमारे पास में 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो दो प्रकार से बताया जाएगा यहां पर रिक्त कक्षक के द्वारा कि एक तो होगा 3C2E बॉन्ड, एक होगा हमारे पास में 3C4E बॉन्ड। तो 3C2E बॉन्ड और 3C4E बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहां पर 3 केंद्र होंगे, 3 परमाणु के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे होंगे, और यहां पर 3 केंद्र होंगे, 3 एटम होंगे, उनके मध्य 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर साझा हो रहे होंगे। जब यहां पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा तब यहां पर एक बहुत स्पेशल टाइप का बॉन्ड का निर्माण होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? जिसको कहा जाएगा बनाना बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? बनाना बॉन्ड इसको नाम दिया जाएगा। और जब हमारे पास 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का निर्माण होगा तब यहां पर हमारे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको कि हम उप सह संयोजक बॉन्ड कहते हैं, इसके द्वारा यहां पर निर्माण होगा। तो यहां पर होगा बेटा हमारे पास में उप सह संयोजक बंध के द्वारा, और जब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तब बनेगा हमारे पास में बनाना बॉन्ड के द्वारा। अब ये सब नाम क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको दोनों में अंतर बता रहा हूं बेटा किस प्रकार से होगा। तो यहां पर रिक्त कक्षक का इंक्लूड होगा, रिक्त कक्षक शामिल होगा, यहां कोई रिक्त कक्षक का नामो निशान नहीं है। अब बनाना बॉन्ड की यदि बात करी जाए तो बनाना बॉन्ड का बहुत ही फेमस एक एग्जांपल होता है जिसका नाम है बेटा डाइबोरेन B2H6, जिसका नाम मैंने आपको शुरुआत में बताया था B2H6। इसी अणु के बारे में हम मेनली डिस्कस करेंगे और इस अणु को डिस्कस करते हुए आप बाकी सब बातें समझेंगे कि किस प्रकार से रिक्त कक्षक शामिल होता है और क्या क्या उसके द्वारा चेंजेस आ जाते हैं द्विलकीकरण बहुलकीकरण होने के बाद। अब बात यहां पर यह है कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन जब आप पूरा का पूरा पढ़ लेंगे तब आपके दिमाग में यह बात आएगी कि सर हमें पता कैसे पड़ेगा कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध बन रहा है अथवा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बंध बन रहा है। तो ऐसे केस में आप एक बात याद रखें बेटा कि सामान्यतः ऐसा होगा कि यदि हमारे पास पार्श्व परमाणु हाइड्रोजन हुआ अथवा हमारे पास में मिथाइल ग्रुप हुआ, मिथाइल हुआ, सिलाइल हुआ, इस प्रकार से, तो जब पार्श्व परमाणु हमारे पास में हाइड्रोजन होगा अथवा मिथाइल ग्रुप होगा तब वहां पर जो द्विलकीकरण का प्रक्रम बनेगा, जो द्विलकीकरण होगा वो वहां पर कहीं ना कहीं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना बॉन्ड द्वारा समझाया जा सकता है। और यदि हमारे पास में पार्श्व परमाणु के रूप में क्लोरीन आ जाए अथवा कोई हेलोजन आ जाए, हेलोजन समझ सकते हैं बेटा आप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार के आ जाए, सामान्यतः क्लोरीन ही आपको मिलेगा, परंतु बाकी हेलोजन के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। तो जब आपको पार्श्व परमाणु के रूप में क्लोरीन दिखाई देगा अथवा कोई और हेलोजन दिखाई देगा तब वहां पर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बंध के द्वारा निर्माण हो रहा होगा। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बंध जो होता है बेटा, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम बोल सकते हैं सेतु बंध। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? सेतु बंध कह सकते हैं। अब सेतु बंध का मतलब क्या होता है बेटा? सेतु वर्ड का मतलब समझे हम, सेतु का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रिज, दो को ज्वाइन करने वाला। तो कोई भी दो प्रजाति को ज्वाइन करने वाला जो बंध होगा उसको क्या कहेंगे बेटा? हम सेतु बंध होगा। अब आप एक बात यहां पर याद रखें बेटा कि बनाना बॉन्ड जो होता है वो एक स्पेशल केस होता है सेतु बंध का, मतलब वो बनाना बॉन्ड जो होता है वो एक स्पेशल केस होता है बेटा ब्रिज बॉन्ड का, पर सभी के सभी सेतु बंध बनाना बॉन्ड नहीं होते। याद रखना इस बात को कि बनाना बॉन्ड जो होता है वो एक स्पेशल केस होता है सेतु बंध का, परंतु सभी के सभी सेतु बंध बनाना बंध नहीं होते। तो सभी बनाना बंध सेतु बंध होते हैं परंतु सभी सेतु बंध बनाना बंध नहीं होते हैं। इनको एक एक करके आगे चल के समझेंगे। तो ये मैंने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन बताया बेटा कि किस प्रकार से हमारे पास यदि रिक्त कक्षक शामिल होगा तो किस किस तरीके से हमारे पास में यहां पर द्विलकीकरण बहुलकीकरण बताया जा सकता है। द्विलकीकरण के अंदर आप ये देखेंगे बेटा कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जब हाइड्रोजन CH3 पार्श्व परमाणु साइलेटम के तौर पर होंगे तब बनेगा, और जब हमारे पास में पार्श्व परमाणु क्लोरीन, हेलोजन इत्यादि होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन द्वारा बनेगा। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें, एक एग्जांपल पढ़ेंगे बेटा हम इसके अंदर Al2Cl6। तो Al2Cl6 में आप देख सकते हो बेटा क्लोरीन पार्श्व परमाणु है, तो हमने क्या करा? इसको 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बनने वाली श्रेणी में रखा। तो बेटा ये हुआ हमारे पास में इंट्रोडक्शन। अब जैसे मैंने आपको समझाया था, क्वेश्चन आपसे इस प्रकार दिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सी प्रजातियों के अंदर द्विलकीकरण में रिक्त कक्षक भागीदार नहीं होगा? तो इसका मतलब आपको ये वाला केस देखना है, ये वाला केस का अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आपसे बोलेगा कि किसमें रिक्त कक्षक भागीदार हो सकता है, तब आपको ये वाला केस देखना होगा। इस प्रकार से दिमाग में आप बात लेकर के चलें। अब हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले बेटा रिक्त कक्षक के अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब कि बनाना बॉन्ड के बारे में, B2H6 अणु के बारे में डिस्कस करने वाले। तो देखिए बेटा B2H6 अणु द्विलकीकरण के प्रकार मैंने बताया बेटा आपको बनाना बॉन्ड से होगा। लाइक फॉर एग्जांपल B2H6 BeS2 होल ट्वाइस BeS2 होल एन Al2CH3 होल 6। तो आप यहां देख सकते हैं बेटा कि पार्श्व परमाणु क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और CH3 बताया था ना बेटा मैंने आपको। तो यहां पर क्या होगा बेटा? बनाना बॉन्ड बनेगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। दूसरा बनेगा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजक बंध के द्वारा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जहां पर कि हेलोजन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा यहां पर हेलोजन है, क्लोरीन पार्श्व परमाणु, क्लोरीन पार्श्व परमाणु, क्लोरीन पार्श्व परमाणु, क्लोरीन पार्श्व परमाणु। तो यहां पर क्या होगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होगा।
अब आते हैं बेटा हम सबसे पहले हमारे पास में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड द्वारा बनाना बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंद या इलेक्ट्रॉन न्यून बंद द्वारा, अभी इलेक्ट्रॉन न्यून बंद क्यों कहा गया है एक एक करके समझेंगे। देखिए बेटा यहां पर जो हमारे पास में प्रजाति आई है उसका नाम है बेटा B2S6 डाइबोरेन। पहली बात तो डाइबोरेन शब्द का मतलब क्या है बेटा, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होता है बेटा मीथेन। मीथेन का मतलब क्या होता है CH4, कार्बन के साथ में जब हाइड्रोजन अटैच हो गया तो उसका नाम हमने मीथेन दे दिया। सिमिलरली जब बोरोन के साथ में हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तब उसका नाम बोरेन दे दिया जाएगा। क्या नाम दे देंगे बेटा, बोरेन। तो एक बोरेन का मतलब क्या हो गया बेटा BH3। आप ये बात समझ सकते हैं कि B2S6 में यदि आप 2 से भाग देंगे तो ये कैसे बना होगा, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा बना होगा कि जब हमारे पास में 2 BH3 की प्रजातियों ने आपस में द्विलकीकरण करा होगा, युग्मन किया होगा, तब जाकर के B2S6 अणु का निर्माण हुआ होगा। अब पहले तो हम इस बात को सोचते हैं कि BH3 अणु ने किस प्रकार से यहां पर द्विलक का निर्माण हुआ और क्यों यहां पर रिक्त कक्षक के बारे में बात करी जा रही है। देखते हैं बेटा BH3 अणु की यदि आप संरचना बना करके देखें तो BH3 अणु में आप जानते हैं बेटा बोरोन होगा, बोरोन के साथ में एक हाइड्रोजन इस प्रकार से यहां, दूसरा हाइड्रोजन ये होगा और तीसरा हाइड्रोजन ये होगा। अब आप ये बात जानते हैं कि यहां पर यदि मैं आपसे बोरोन का संकरण पूछूं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि बोरोन का संकरण क्या होगा बेटा। यहां पर बोरोन का संकरण होगा यहां पर sp2, 3 सिग्मा बंदे कोई लोन पेयर नहीं है तो 3 + 0 के हिसाब से मान आएगा 3, अर्थात संकरण आ जाएगा sp2। sp2 के आते से आप ये बात बोल सकते हैं कि इसके पास में अभी एक p कक्षक जो होगा वो खाली होगा, इसके पास में एक रिक्त कक्षक अवेलेबल है। तो जब इसके पास में एक रिक्त कक्षक होगा तो इसका जो रिक्त कक्षक है, यदि मैं उसको ऐसे बॉक्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो इसका जो रिक्त कक्षक होगा वो क्या कर सकता है बेटा, बाहर से कहीं इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखेगा, क्योंकि यहां पर बोरोन का अष्टक भी पूर्ण नहीं है। वैसे मैंने आपको समझाया था बेटा कि अष्टक पूर्ण होना या नहीं होना वैसे मेन कंडीशन नहीं है। मेन कंडीशन तो आप ये बात देखेंगे कि यहां पर क्या है बेटा, रिक्त कक्षक का होना चाहिए, परंतु यहां पर एक एडिशनल कंडीशन और आ रही है कि यहां पर बोरोन का अष्टक भी पूर्ण नहीं है। तो चूंकि यहां पर बोरोन का अष्टक भी पूर्ण नहीं है, उसके पास रिक्त कक्षक भी है, और जिस प्रजाति के पास रिक्त कक्षक होता है वह बाहर से किसी का लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की, लोन पेयर ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये जो BH3 का अणु है इसमें बोरोन के पास में रिक्त कक्षक हो सकता है, ये BH3 क्या करेगा, ये चाहेगा बाहर से किसी और का इलेक्ट्रॉन अपने पास में आ जाए, किसी और के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। अब क्या होगा, ये BH3 का अणु बगल में दूसरे BH3 के अणु के साथ में युग्मन करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, बगल में यदि एक और BH3 को हम बनाएं, जैसे मान लीजिए हम एक और BH3 को बनाते हैं, इस प्रकार से होगा BH3, तो ये चाहेगा कि ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ बंध निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू कर दे। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, एक बहुत ही यूनिक टाइप का, एक बहुत ही नए टाइप का बंध का निर्माण होगा, जिसके बारे में अभी तक ना तो आपने देखा है ना ही सुना है, जिसको बोलते हैं बेटा बनाना बॉन्ड। अब बनाना बॉन्ड कैसा बनेगा समझे इस बात को। देखें होगा यहां पर इस प्रकार से कि ये है हमारे पास में बेटा बोरोन, एक बोरोन तो ये रहा, जिसके बगल में क्या है बेटा, हमारे पास में 2 हाइड्रोजन के परमाणु है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु इस प्रकार है, और एक हाइड्रोजन जो है वो हमारा इस प्रकार से चला जाएगा। मैंने इसको इस प्रकार से क्यों बनाया अभी आपको समझ में आ जाएगी बात। देखिए बेटा फिर बगल में हमारे पास में एक और हाइड्रोजन, एक और बोरोन होगा, जिसके बगल में 2 हाइड्रोजन के परमाणु इस प्रकार होंगे, और इसका हाइड्रोजन जो होगा वो हमारे पास इस प्रकार से चला जाएगा। अब अभी अभी हमने क्या देखा था कि इस बोरोन के पास में रिक्त कक्षक है, इसका मतलब इस बोरोन के पास में रिक्त कक्षक होगा तो दोनों के दोनों बोरोन ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेंगे। तो अभी क्या होगा बेटा, यहां पर सामान्यतः ये जो बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, आप समझे बेटा, इस बोरोन हाइड्रोजन के बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शामिल है। 2 इलेक्ट्रॉन शामिल है, कौन कौन से, एक तो इस बोरोन का खुद का इलेक्ट्रॉन होगा, एक इस हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन होगा। सिमिलरली इस वाले बंध की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इस बोरोन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। शुरुआत में जब बंध बनेगा तब इस प्रकार से बंध निर्माण बताया जा सकता है। अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है यहां पर क्या होगा, इन दोनों बंध जो 2 इलेक्ट्रॉन शामिल है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वह इस बोरोन के साथ में भी साझा होना शुरू हो जाएगा। क्या बोला बेटा मैंने आपको कि इस बोरोन हाइड्रोजन के मध्य जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बोरोन के साथ में भी साझा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस बोरोन के पास में रिक्त कक्षक था, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। तो मतलब बात यहां पर यह है कि अब इस हाइड्रोजन और बोरोन के मध्य क्या होगा बेटा, एक नए प्रकार के बंध का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और सिमिलरली इस बोरोन हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस बोरोन के साथ में भी साझा होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब यदि मैं इसको इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझाने की कोशिश करूं तो आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं बेटा कि यदि मैं इसको निर्माण ऐसे दोबारा से मिटा रहा हूं बेटा, मैं आपको समझाने के लिए, देखना आप इसको दोबारा से देखिए बेटा, ये तो अब मैं बेटा इसमें एक बंध बना रहा हूं, इसमें एक बंध बना रहा हूं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो थे मैं इसको ऐसे एक इलेक्ट्रॉन से दर्शा रहा हूं और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन अब यहां चला गया है। समझ में आ रही बात आपको, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या चला गया। सिमिलरली बोरोन हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर इसका इस प्रकार से चला जाएगा। अब आप ये बात समझे बेटा कि अब इस बोरोन हाइड्रोजन बोरोन के मध्य ये क्या होगा बेटा, 3 प्रजाति, ये तीनों के तीनों परमाणु आपस में अटैच हो गए। इन तीनों परमाणु को यदि देख करके हम यदि इस बंध के बारे में बताना चाहें तो कैसा बंध है, तो आप समझेंगे बेटा ये कुछ इस प्रकार का बंध बन रहा है, जिसको यदि मैं आपसे ड्रॉ करके बताना चाहूं तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं बेटा।
देखिए बेटा मैं आपको बता रहा हूं, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। देखिए बेटा इसको, इसका ये जो बंध बन रहा है हमारे पास में, ये जो बंध बना हमारे पास, आप समझे बेटा कि इसकी संरचना आपको कुछ ना कुछ बनाना की तरह दिखाई दे रही होगी। बनाना बंध का मतलब क्या होगा बेटा? बनाना की तरह संरचना। तो ये जो बंध आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कैसा बंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बनाना की तरह दिखाई दे रहा है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बनाना बॉन्ड कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? बनाना बॉन्ड या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। अब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बनाना बॉन्ड बोल दिया, क्यों बोला? समझ आ गई बात आपको? ठीक है। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, जैसा बनाना बॉन्ड अभी हमने ऊपर की ओर बनाया है, बिल्कुल सेम टू सेम बनाना बॉन्ड अभी हम यहां पर ऐसे नीचे की ओर भी बना सकते हैं। आप देखिए बेटा इसको हम ऐसे समझा सकते हैं, ये जो बनाना बॉन्ड होगा हमारे पास में, ये वाला, ये जो होगा अगला, ये बोरोन के साथ में, इसको इस प्रकार समझाया जा सकता है। तो एक बनाना बॉन्ड इससे बनेगा ऊपर की तरफ, एक बनाना बॉन्ड क्या बनेगा बेटा इससे में नीचे की तरफ बनेगा। अच्छा, बनाना बॉन्ड को हमने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों बोला? आप समझ सकते हैं बेटा इस बात को। आप समझे बेटा, ये जो बनाना बॉन्ड बना, ब्लैक वाला जो मैंने बनाया है, इस पे आप फोकस करें तो ब्लैक वाले बॉन्ड के अंदर 1 2 3, 2 तो बोरोन, 1 हाइड्रोजन, 3 परमाणु शामिल है। और कुल कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हुए इसमें? तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर। कुल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि यहां पर 1 2 3, 3 तो परमाणु शामिल हैं और कुल इलेक्ट्रॉन 2 ही शामिल हैं, इसका मतलब यह बंध किस प्रकार कहा जाएगा? 3 सेंटर, 3 तो केंद्र हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इस बंध का नाम मैंने क्या दिया बेटा? इस बंध को मैंने नाम दिया है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोला बेटा मैंने इसको? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्यों मैं इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोल रहा हूं। क्योंकि 1 बोरोन, 1 हाइड्रोजन, 1 बोरोन, टोटल परमाणु हो गए 3, टोटल इलेक्ट्रॉन है 2, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो 3 तो केंद्र हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका नाम क्या होगा बेटा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बात समझ में आ गई? तो जैसा भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऊपर वाला बना है, सेम टू सेम ऐसे कैसे नीचे क्या होगा? ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला बंध बताया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा बेटा? 2 तो हो जाएंगे हमारे पास में, क्या? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहां तक बात क्लियर है? तो मैं इसको इस प्रकार बता रहा हूं बेटा, देखना यहां पर कि यहां पर हमारे पास क्या है? 2 तो हो गया हमारे पास में, क्या? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट बात समझे बेटा इसको, इसके अंदर से आप ये बात देखें कि ये जो साइड में जो बंध बन रहा है, ये जो साइड बंध बना इस बोरोन हाइड्रोजन का, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन शामिल है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। सिमिलरली बेटा 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहां पर होगा, और यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये ऐसा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, इस प्रकार से। अब आप ये बात देख सकते हैं कि इस बोरोन हाइड्रोजन में, इस बोरोन हाइड्रोजन में, इस बोरोन हाइड्रोजन में, इस बोरोन हाइड्रोजन में, सब में एक दिशा ही बंध है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हैं? 2। कितने परमाणु शामिल हैं? 2। बोरोन हाइड्रोजन 2 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बंध को क्या कहते हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2C2E बॉन्ड। तो अगर मैं आपसे बात पूछूं कि बताइए कि इसमें कितने 2C2E बॉन्ड होंगे, तो 1 2 3 और 4। तो इसमें 4 क्या होंगे हमारे पास में? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बात समझ में आ गई बेटा आपको? 4 क्या होंगे हमारे पास में? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बताए जाएंगे। तो 2 तो होंगे इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये बनाना बॉन्ड जो होंगे वो, और 4 क्या होंगे हमारे पास में? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इस प्रकार बताए जाएंगे। अब इसमें आप बात समझे बेटा कि जो दो हाइड्रोजन यहां पर दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, दोनों के बीच में सेतु की तरह कार्य कर रहा है, उसको बोलते हैं बेटा ब्रिज हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? ब्रिज हाइड्रोजन या सेतु हाइड्रोजन। तो सेतु हाइड्रोजन को समझने के लिए हम यहां पर इस प्रकार बता सकते हैं कि जो हमारे पास सेतु हाइड्रोजन है, इसको हम ऐसे बताएंगे बेटा कि इसको हम बोलेंगे HB। HB का मतलब क्या है बेटा? ये है हमारे पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे वो बाकी हाइड्रोजन से अलग अलग होंगे, क्योंकि बाकी के हाइड्रोजन सेतु की तरह कार्य नहीं कर रहे। तो जो हाइड्रोजन सेतु की तरह कार्य करेगा उसको तो बोलेंगे HB ब्रिजिंग हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन सेतु की तरह कार्य नहीं करेगा उसको बोलेंगे बेटा टर्मिनल हाइड्रोजन, जिसको कि हम HT के नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? HT। तो ये होंगे हमारे पास में HT। इसका मतलब B2H के अणु के अंदर हमारे पास 4 तो होंगे टर्मिनल हाइड्रोजन, 4 होंगे हमारे पास में पार्श्व परमाणु, पार्श्व हाइड्रोजन, और 2 होंगे हमारे पास में सेतु हाइड्रोजन, जिसको कि हम HB के नाम से डिनोट करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, जो सेतु बंध बनेगा या फिर हम बोले बनाना बॉन्ड जो बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा बेटा? वो HB के द्वारा ही बनेगा। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं संकरण के बारे में कि संकरण में क्या प्रभाव पड़ा होगा। आप ये बात देख सकते हैं बेटा कि बोरोन के पास यहां पर संकरण क्या था? sp2 था। यहां पर बोरोन के पास संकरण क्या था? sp2 था। अब यदि मैं आपसे बात पूछूं कि यहां पर जरा बताइए कि यहां पर बोरोन का संकरण क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे बेटा? बोरोन का संकरण क्या होगा? तो आप यहां पर देख सकते हैं बोरोन यहां पर अब 4 बंध का निर्माण कर रहा है। 1 2 3 और एक नया बंध बन गया 4, और 4 बंध के निर्माण होने का मतलब क्या होगा? यहां पर संकरण क्या बताया जाएगा? इसका sp3 संकरण बताया जाएगा, क्योंकि यहां पर 4 सिग्मा बंध है, कोई लोन पेयर नहीं, तो 4 + 0 का मान 4 आएगा, तो अर्थात यहां संकरण sp3 हो जाएगा। और sp3 होने का मतलब क्या होगा? इसको यहां पर चतुष्फलकीय बताया जाएगा। जैसा sp3 ये वाला हुआ है, सेम टू सेम ये वाला भी हो जाएगा। तो इसका संकरण भी हम यहां पर sp3 बताएंगे, और इसको क्या बताएंगे बेटा? हम यहां पर चतुष्फलकीय बताएंगे। बात यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब जैसे चतुष्फलकीय हुआ
तो चतुष्फल की आकृति के बारे में आपसे पूछेगा कि क्या यह समतलीय है या समतलीय नहीं है, तो क्या ये तलीय होगा या नहीं होगा। तो बेटा आप देख सकते हैं BH3 तो sp2 है, और sp2 तो किस प्रकार का होता है, ये तो होता है त्रिकोणीय समतलीय, इसके तो नाम में ही समतलीय, अर्थात ये तो समतलीय होगा। परंतु क्या चतुष्फल के समतलीय होगा, नहीं, यह समतलीय नहीं होता है। यह किस प्रकार का होगा बेटा, हमारे पास में असमतलीय होगा। कैसा होगा, असमतलीय होगा। अब यदि ये प्रजाति असमतलीय हुई, तो यदि ये हाइड्रोजन, ये बोरोन असमतलीय बताएगा, तो सेम टू सेम ये भी क्या बताएगा हमारे पास में बेटा, ये भी हमको असमतलीय बताएगा। अब असमतलीय बताने को हम किस प्रकार से समझेंगे, तो चूंकि यहां पर बोरोन का संकरण sp3 हो चुका है, इसको हम असमतलीय होना ही पड़ेगा, और असमतलीय होने का मतलब कोई ना कोई परमाणु जो होगा वो इस तल के बाहर जाएगा। तो यदि मैं ये बात मान के चलता हूं कि ये मेरा जो अणु है, इसके अंदर दोनों के दोनों बोरोन इस बोर्ड के प्लेन में बैठे हुए, इस बोर्ड के तल में बैठे हुए, तो संरचना कैसी बनेगी, आपको कैसे दिखाई देगी, समझे बेटा इस प्रकार को। एक बोरोन आपको इस प्रकार यहां दिखाई देगा इस तल में, दूसरा बोरोन आपको दिखाई देगा इस तल में। इसके अलावा दोनों जो टर्मिनल हाइड्रोजन लगे हुए ये, और दोनों टर्मिनल हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये सभी के सभी इस प्लेन में रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो sp2 वाली संरचना से ही बनते हुए आ रहे हैं। फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि दोनों को दोनों हाइड्रोजन जो कि सेतु हाइड्रोजन की तरह कार्य कर रहे हैं, ब्रिजिंग हाइड्रोजन की तरह कार्य कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, sp3 होने के लिए अपने आप को प्लेन के लंबवत लेके चले जाएंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर चले जाएंगे। मतलब बात यहां पर ये है कि ये दोनों बोरोन और ये चारों टर्मिनल हाइड्रोजन ये तो बोर्ड के प्लेन में ही रहेंगे, परंतु ये जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है ये प्लेन में ना रहते हुए ये क्या होगा बेटा, बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो बोरोन है और ये हाइड्रोजन बोरोन, इसका बंध एक्चुअल में कैसा होगा, ये जो हाइड्रोजन है वैसा बाहर की तरफ है, तो ये बंध कैसा होगा बेटा, इस प्रकार से होगा, बोरोन हाइड्रोजन इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बंध बनेगा बेटा। तो एक बोरोन हाइड्रोजन का बंध जो बनेगा आपको इस प्रकार से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली ये जो बोरोन हमारा बीच में होगा, ये जो हमारा ब्रिजिंग हाइड्रोजन होगा, ये जो होगा हमारा ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ये पीछे चला जाएगा। तो दोनों के दोनों ब्रिजिंग हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, असमतलीय हो जाएंगे, वो इस तल होगा उसके लंबवत चले जाएंगे। तो अगर मैं इसको समझने के लिए बताऊं तो आपको दोबारा क्या समझ सकते हैं बेटा, कि मान लीजिए कि हमारे पास में तल है, इसमें दोनों बोरोन यहां पर केंद्र में इस प्रकार बैठे रहेंगे, दोनों बोरोन इस प्रकार हैं, तो दो टर्मिनल इस प्रकार होंगे साइड में, दो टर्मिनल इस प्रकार होंगे साइड में, एक ब्रिज वाला जो होगा वो इस प्रकार बनाई देगा, ये तल के बाहर चला गया, और एक ब्रिज वाला जो होगा वैसे नीचे बन जाएगा। तो दो बोरोन ये रहे, दो हाइड्रोजन, ये सभी के सभी परमाणु तो एक ही तल के अंदर मौजूद होंगे। इसके अलावा जो दो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, जो सेतु हाइड्रोजन है, वो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये क्या होगा बेटा, तल के बाहर चले जाएंगे। तो आप ये बात देख सकते हैं बेटा कि इस B2SC संरचना के अंदर जो दो ब्रिजिंग हाइड्रोजन, दो सेतु हाइड्रोजन, जिनको मैंने इस प्रकार HB के द्वारा बताया है, यह तल के बाहर चले जाएंगे, तल के लंबवत होंगे। तो अगर आपसे बात पूछी जाए कि जरा बताइए कि B2S6 में एक ही तल में उपस्थित सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या क्या होगी, B2S6 में एक ही तल में उपस्थित सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या क्या होगी, कितनी होगी, तो क्या बताएंगे बेटा, यहां पर संख्या होगी 6। 6 कैसे होगी कि दो तो बोरोन होंगे, इसके अलावा 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे। सिर्फ और सिर्फ यही क्या हो सकते हैं बेटा, एक तल में हो सकते हैं। ये दोनों ब्रिजिंग हाइड्रोजन होंगे बेटा, ये क्या होंगे, तल के बाहर हो जाएंगे, तो इनको आप एक साथ काउंट नहीं कर सकते। तो B2SC अणु में एक ही तल में उपस्थित सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या कितनी बताई जाएगी बेटा, यहां पर 6 बताई जाएगी। इस प्रकार से यहां पर B2SC अणु का निर्माण हुआ। नेक्स्ट अब हम यहां पर और बातों के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या यहां पर B2S6 के अंदर बोरोन का अष्टक पूर्ण हो गया है। देखिए बेटा आप ये बात देख सकते हैं कि शुरुआत में हमने क्या बताया, इसको इलेक्ट्रॉन न्यून बंध बताया। अब इलेक्ट्रॉन न्यून बंध के बारे में तो आप पढ़कर आ चुके हैं अष्टक नियम के अंदर, आपने देखा था बेटा अष्टक नियम के अपवाद होते ही। तो जब अष्टक नियम के अपवाद थे, आपने क्या देखा था, जब किसी प्रजाति में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम होती तब उसको इलेक्ट्रॉन न्यून बोलते हैं। तो क्या यहां पर बोरोन का अष्टक पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, आप देख सकते हैं बेटा। देखें, यदि मैं बोरोन की बात करूं, मैं तो कुल इलेक्ट्रॉन गिन करके बताता हूं आपको। देखो बेटा कुल इलेक्ट्रॉन कैसे, यदि आप कुल इलेक्ट्रॉन गिने तो बोरोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 1 2 3 4 5 और 1 6। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा इस बोरोन के पास में, 6। सिमिलरली आप इस बोरोन को देख सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 4, तो ये एक यहां से 5 और एक यहां से 6। तो दोनों ही बोरोन के पास में अभी भी कितने ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 ही इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अष्टक तो पूर्ण हुआ नहीं। और अष्टक पूर्ण नहीं होने की वजह से इसको क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन न्यून अणु कहा गया है। क्या कहा गया बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन न्यून अणु कहा गया है। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यून अणु है, अर्थात ये किस प्रकार व्यवहार दर्शा सकता है, यह एक लुईस अम्ल की भांति अपना व्यवहार दर्शा सकता है। तो लुईस अम्ल क्यों है, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ है, तब ये और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रख सकता है, इसलिए ये एक लुईस अम्ल कहलाया जाएगा। और ये बंध किस प्रकार का होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन न्यून बंध कहा जाएगा। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा कि चूंकि हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कोई नया इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई लोन पेयर नहीं होता, इसका मतलब यहां पर कोई नया इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं सकता। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसमें क्या हो सकता है, मैक्सिमम रीअरेंजमेंट हो सकता है, इधर से उधर उधर से इधर हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग होता हुआ ऐसा बता सकते हैं। पर एक्चुअल में कोई नया इलेक्ट्रॉन नहीं आया, और जब तक कोई नया इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो अगर कोई प्रजाति पहले से इलेक्ट्रॉन न्यून थी तो वो इलेक्ट्रॉन न्यून ही रहेगी।
इसलिए जब भी कभी हम यहां पर बनाना बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो जो प्रजातियां हमारे पास शामिल होंगी, चाहे वो H हो या CH3 हो, उनके पास में और अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से, लोन पेयर नहीं होने की वजह से वे हमेशा बनाना बॉन्ड का निर्माण करेंगी। और इस प्रकार वे प्रजातियां सदैव हमेशा किस प्रकार की होंगी बेटा, लुईस अम्ल होंगी। वो हम प्रजातियां हमेशा इलेक्ट्रॉन न्यून वाली कैटेगरी के अंदर बताई जाएंगी। तो ये प्रजाति कैसी होगी बेटा, एक लुईस अम्ल होगी, इलेक्ट्रॉन न्यून वाली प्रजाति बताई जाएगी। क्यों बताई जाएगी, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि बोरोन के पास में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कितनी है, बोरोन के पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बेटा, 6 ही होगी। तो फिर दिमाग में अगला सवाल यह आता है कि सर फायदा क्या हुआ, जब BH3 के अंदर अष्टक पूर्ण नहीं था, यहां भी अष्टक पूर्ण नहीं है, तो निर्माण हो क्यों रहा है। तो निर्माण होने के पीछे कारण क्या है बेटा, जो मैंने आपको पहले समझाया था कि एक एक्स्ट्रा बंध का निर्माण हो रहा है। आप समझ सकते हैं बेटा कि यहां पर प्रति बोरोन यदि आप बंध गिने तो यहां पर बोरोन 1 2 3 बंध बन रहे हैं, पर यहां पर प्रति बोरोन 1 2 3 4 बंध बन रहे हैं। तो चूंकि यहां पर प्रति बोरोन बंधों की संख्या बढ़ गई और जितना अधिक बंध बनेंगे सिस्टम उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा, जितना एनर्जी रिलीज करेगा सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। इस वजह से यहां पर इस अणु का निर्माण होता है। तो B2H6 की जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो BH3 के मुकाबले में अधिक बताई जाएगी। इसका मतलब वातावरण में आपको BH3 ना मिलते हुए वो B2H6 के रूप में ही मिलेगा, क्योंकि BH3 के मुकाबले में B2H6 का स्थायित्व अधिक होगा। अब इसमें और आपसे क्या क्या किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं बेटा, देखिए बेटा आप इस बात को समझें। यदि मैं यहां पर कोणों के बारे में बात करता हूं, कोण का मतलब क्या है बेटा, देखें कोण का मतलब इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये जो हमारे पास कोण है, ये जो बाहर वाला हमें कोण दिखाई दे रहा है, इस कोण को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं अल्फा बोल देता हूं, और ये अंदर वाला कोण जो है बेटा इसको मैं क्या बोल देता हूं, बीटा। ध्यान समझना बेटा, ये अल्फा और बीटा कौन सा हुआ, ये जो बाहर वाला कोण है, इस हाइड्रोजन बोरोन के मध्य कोण अल्फा, और इस ब्रिजिंग वाले हाइड्रोजन बोरोन और ब्रिजिंग वाले हाइड्रोजन के मध्य कोण क्या है बेटा, बीटा। तो मैंने इस वाले कोण को क्या बताया बेटा, अल्फा, इस वाले कोण को क्या बताया बेटा, मैंने नाम बीटा। तो अल्फा बीटा में बात समझ आ गया आपको, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं इस वाली बॉन्ड लेंथ को, बंध लंबाई को, इस वाली बंध लंबाई को x के नाम से डिनोट करता हूं और इस अंदर वाली बंध लंबाई को मैं y के नाम से डिनोट करता हूं, समझना बेटा। ये वाला बंध जो बना हमारे पास में तो y वाली बंध लंबाई वाला हुआ, और ये वाला बंध जो बनना हमारे पास में वो x वाली बंध लंबाई वाला हुआ। तो यहां पर बता रहे हैं हम अल्फा और बीटा के हिसाब से और x और y के हिसाब से। तो x वाला क्या होगा बेटा, बाहर वाली बंध लंबाई, y वाली क्या बेटा, ऐसे अंदर वाली बंध लंबाई। सिमिलरली अल्फा क्या होगा, बाहर वाला बंध कोण, बीटा क्या होगा, अंदर वाला बंध कोण। अब हमें यहां पर तुलना करनी है कि अल्फा और बीटा और एक्स और वाई के अंदर क्या क्या रिलेशन बताया जा सकता है। कई बार बच्चे गलती ये कर देते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि ये दोनों एंगल जो है अल्फा और बीटा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब आमने सामने के एंगल है। तो बेटा यहां पर क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मान करके बोलते हैं कि चूंकि ये दोनों के दोनों कोण आपस में एक दूसरे के इस प्रकार से हैं, तो जो अल्फा है वही बीटा है। तो कई बार बच्चे बोल देते हैं कि अल्फा और बीटा का मान समान। जी नहीं, अल्फा और बीटा का मान समान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, पहली बात तो आप समझें कि यहां पर ये चारों के चारों परमाणु ये जो हैं ये एक तल में मौजूद नहीं। ये दोनों हाइड्रोजन एक तल में होंगे, परंतु ये दोनों ब्रिजिंग हाइड्रोजन होंगे तो आपस में ऐसे परस्पर लंबवत वाले होंगे। तो यहां पर अल्फा और बीटा जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की कैटेगरी में नहीं होंगे, अर्थात अल्फा और बीटा का मान तो बराबर नहीं बताया जा सकता। अब सवाल ये कि हम तुलना किस प्रकार से करेंगे, तो आप समझे बेटा इसको। यदि हम अल्फा और बीटा की बात करते हैं तो अल्फा और बीटा में यदि हम अल्फा पे ध्यान दें तो अल्फा जो बंध कोण है इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ये, और ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्या है बेटा, बहुत नजदीक आ गए। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, दोनों इलेक्ट्रॉन नजदीक आएंगे तो इनमें क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण होने की वजह से क्या होगा बेटा, ये अपने आप में एक दूसरे को रिपल्शन देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो बॉन्ड एंगल को ऐसा बढ़ाएंगे, धकेलेंगे एक दूसरे को। धकेलने की वजह से क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड एंगल को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। जब हम इसकी तुलना इस वाले से करते हैं तो यहां पर क्या होगा बेटा, इस वाले बंध में आप देखो तो यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा वो बाहर वाले के मुकाबले में कम हो गया है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा वहां पर उनके मध्य प्रतिकर्षण भी कम होगा। तो अल्फा के मुकाबले में यदि हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा वाले केस के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम हो जाएगा, और जहां पर प्रतिकर्षण कम होगा तो वहां पर वो कम धकेलेंगे, इसका मतलब फलस्वरूप यहां पर बंधकोण कम हो जाएगा। तो चूंकि अल्फा वाले बंधकोण की यदि बात करें तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन जो शामिल हैं इनके मध्य दूरी कम है, इनके मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, तभी अधिक प्रतिकर्षित करेंगे, तभी एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, और धकेलने की वजह से क्या होगा बेटा, ये बंधकोण को बढ़ाते हुए प्रतीत होंगे। तो अल्फा और बीटा के अंदर बता सकते हैं कि अल्फा का मान क्या होगा, डेफिनेटली अधिक होगा। यहां तक बात क्लियर है। तो यहां बोल सकते हैं बेटा कि अल्फा का मान जो होगा वो बीटा के मुकाबले में अधिक बताया जाएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम यहां पर एक्स और वाई के हिसाब से। एक्स और वाई के हिसाब में हम यहां तुलना करेंगे कि एक्स और वाई के अंदर किसका मान अधिक होगा। वैसे बेटा अभी केमिकल बॉन्डिंग में आप सीख करके आए थे कि जहां पर बंध कोण अधिक होता है वहां पर बंध लंबाई कम हो जाती है। इसको आपने बेंट रूल में भी समझा था कि जहां पर बंध कोण अधिक होता है तो चूंकि वहां पर परसेंटेज एस की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि जहां पर एस की मात्रा अधिक होती है वहीं पर बंध कोण की मात्रा अधिक होती है। आपने बंध कोण के पहले नियम में सीखा था, पहले स्टेप में सीखा था। और जहां पर एस की मात्रा अधिक होती है वहां डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है।
तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जहां पर बंद कोण अधिक होगा वहां पर डेफिनेटली एस कैरेक्टर अधिक माना जाएगा। इसका मतलब वहां पर कहीं ना कहीं बंद लंबाई जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ऐसे तुलना करके बता सकते हैं कि चूंकि बंद कोण बाहर वाला बड़ा है तो जहां बंद कोण बड़ा होगा बंद लंबाई कम हो जाएगी। तो x का मान क्या होना चाहिए बेटा, y से छोटा ही होना चाहिए। परंतु यदि हम इसको दूसरे तरीके से समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, समझे आप इस बात को कि यदि हम इस बाहर वाले बंद को बात करें तो इस बाहर वाले बंद में बेटा क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन शामिल है। कितने इलेक्ट्रॉन शामिल है, 2 इलेक्ट्रॉन शामिल है। और यदि हम इस अंदर वाले बंद की बात करें तो बेटा यहां पर 1 ही इलेक्ट्रॉन शामिल है। तो जहां पर अधिक इलेक्ट्रॉन शामिल है वहां पर डेफिनेटली बंद क्रम तो अधिक होगा, बट जहां पर अधिक इलेक्ट्रॉन शामिल है बंद क्रम अधिक होगा। और जैसे ही बंद क्रम अधिक होगा इसका मतलब वहां पर बंद लंबाई घटेगी। आपको पता है बेटा बंद लंबाई बंद क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो चूंकि बाहर वाले बंद के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शामिल हैं, इसका मतलब वहां पर बंद क्रम अंदर वाले के मुकाबले में अधिक होगा, और जहां बंद क्रम अधिक होगा वहां पर बंद लंबाई को कम होना ही पड़ेगा। इस तरह से भी आप तुलना करके देख सकते हैं। तो चाहे आप बंद कोण से तुलना करके देखें या फिर आप उसको बंद क्रम से तुलना करके देखें, बात दोनों से एक ही निकल करके आएगी। और बात क्या आएगी कि ये जो x का मान होगा ये क्या होगा बेटा, y के मुकाबले में कम होगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो x का मान होगा वो y के मुकाबले में कम होगा। तो इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ सकता है बेटा, बंद कोण के आधार पर आपसे सवाल पूछा सकता है कि इसके अंदर से कौन से बंद लंबाई अधिक है, कौन से बंद लंबाई कम है। अब आप इस बात को बेटा गौर करें कि एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि वो अल्फा और बीटा को नाम बदल दे या फिर अल्फा और बीटा को इंटरचेंज ही कर दे। अभी हमने बाहर वाले को अल्फा बोला, अंदर वाले को बीटा बोला। तो आपको इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ऐसे याद नहीं रखना कि अल्फा का मान बीटा से बड़ा, एक्स का मान वाई छोटा। आपको क्या याद रखना है, आपको यह याद रखना है कि यहां पर बंद कोण जो होता है, बाहर वाला बंद कोण अंदर वाले से बड़ा होता है। क्या बोला मैंने, बाहर वाला बंद कोण अंदर वाले से बड़ा होता है, और जहां बंद कोण बड़ा होता है वहां बंद लंबाई छोटी होती है। ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी नहीं बोलेंगे, ना कभी आप गलती करेंगे। क्या याद रखना बेटा आपको कि बाहर वाला बंद कोण अंदर वाले से बड़ा होता है, और जहां बंद कोण बड़ा होता है बंद लंबाई छोटी होती है। अब आपको चाहे नाम अल्फा बीटा दे, गामा दे, कोई पी क्यू आर एस दे, कोई भी नाम दे, आप उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप आसानी बता सकते हैं कि बाहर वाला बंद कोण अंदर वाले बंद कोण से बड़ा है, और जहां बंद कोण बड़ा होगा वहां बंद लंबाई कम होगी। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा। यदि हम B2H अणु की यदि बात करें तो B2H अणु के अंदर मैं आपसे यदि पूछूं कि कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनका प्रतिस्थापन करना आसान है। क्या बोला मैंने, कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनका प्रतिस्थापन करना आसान है। तो प्रतिस्थापन करने का मतलब क्या हो गया, प्रतिस्थापन करने का मतलब क्या हो गया, उसको हटाकर मैं कोई दूसरा ग्रुप लाऊंगा। अब आप ये बात देखिए बेटा कि यहां पर 2 प्रकार के हाइड्रोजन है। कौन कौन से, एक तो वो जो साइड में लगे हुए हैं जिसको कि हम टर्मिनल हाइड्रोजन बोल रहे हैं, और एक वो जो कि बीच में लगे हुए इसको कि हम सेतु हाइड्रोजन बोले, ब्रिज हाइड्रोजन बोल रहे हैं। बात यहां पर यह कि दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन को निकालने के लिए आपको कम मेहनत की आवश्यकता होगी, या फिर दूसरे शब्दों में बात करें कि कौन सा हाइड्रोजन को निकालने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जहां पर अधिक मेहनत लगेगी। तो आप ये बात समझे बेटा कि यदि मैं इस बाहर वाले हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करता हूं तो बाहर वाले हाइड्रोजन को निकालने के लिए मुझे यहां पर सिर्फ एक ही बंध तोड़ना पड़ेगा, मुझे यहां पर सिर्फ एक ही बंध तोड़ना पड़ेगा। परंतु यदि मैं इस ब्रिजिंग हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करता हूं तो इस HB को निकालने के लिए मुझे ये वाला बंध भी तोड़ना पड़ेगा और मुझे ये वाला बंध भी तोड़ना पड़ेगा। चूंकि ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन जो है वो 2 बोरोन के मध्य अटैच है, इसको 2 बोरोन आकर्षित कर रहे हैं, तो यहां पर आपको 2 प्रकार के बंध तोड़ने पड़ेंगे, और जहां पर 2 प्रकार के बंध तोड़ने पड़ेंगे वहां पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता डेफिनेटली होनी ही है। इसका मतलब जब हम इसका प्रतिस्थापन करेंगे तो जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसको निकालना कठिन हो जाएगा। तो आसान किसको है बेटा बाहर निकालना, आसान होगा इस टर्मिनल वाले को निकालना, क्योंकि यहां पर इसको निकालने के लिए एक ही बंध तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी कभी आप B2H अणु के अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेंगे, प्रतिस्थापन का मतलब एक को हटाकर दूसरा ग्रुप लेकर के आएंगे, तब यहां पर जो टर्मिनल हाइड्रोजन है उनको तो रिप्लेस कराया सकता है, उनको तो प्रतिस्थापन कराया सकता है, परंतु वो हाइड्रोजन जो कि बीच में लगे हुए ब्रिजिंग हाइड्रोजन और सेतु हाइड्रोजन है उनको कभी भी प्रतिस्थापित नहीं करा जा सकता है। अर्थात यहां पर क्या होगा कि अधिकतम यहां से 4 ही हाइड्रोजन को आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यहां से आप 6 के 6 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन है इनको बाहर निकालने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि इनको बाहर निकालने के लिए आपको ये वाला बंद और ये वाला बंद और सिमिलरली ये वाला बंद और ये वाला बंद आपको ये बंद तोड़ने पड़ेंगे, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी, तो वो आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। इस प्रकार से प्रतिस्थापन की बातें नहीं बताएगा। तो बेटा अभी आपने देखा कि B2H अणु के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन देखा, और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं बेटा कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट इसके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये दोबारा से एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए आप दिमाग अपना खुला रखें और B2H अणु की स्टडी ढंग से करें। जैसा भी हमने B2H अणु की स्टडी करा बेटा, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये बात यहां पर क्लियर हो गई है B2H की, तो आगे के जो अणु हम डिस्कस करने वाले हैं वहां पर आपको पढ़ाई लिखाई करना, समझना करना बहुत ही आसान फील होगा। तो ये सब बातें मैंने आपको सब बताई बेटा, इनको हमने आप चाहें तो पॉइंट के फॉर्म में नोट कर लें। अभी ये सब बातों को आप बताई हमने, इन सब बातों को आपको पॉइंट के फॉर्म में समझा रहे हैं। देखिए बेटा पॉइंट क्या है, देखें
ये तो हमारे पास संरचना बन गई बेटा। संरचना में हमने देख लिया था कि हमारे पास में 2 तो होंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 4 होंगे हमारे पास में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हमने ये बात सीखा कि यदि बाहर वाला एंगल बीटा है अल्फा, आप देखो इसने उल्टा कर दिया, इसने बाहर वाले को बीटा मान लिया, अंदर वाले को अल्फा मान लिया, कुछ भी मान सकते, फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो क्या याद रखना है कि बाहर वाला एंगल अंदर वाले एंगल से बड़ा है, तो देखिए बेटा बाहर वाला एंगल अंदर वाले से एंगल बड़ा है, और जहां एंगल बड़ा है वहां बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, तो y और x के अंदर इसने x को अंदर मान लिया, तो x का मान y के मुकाबले में अधिक हो गया। जो Hb है वो क्या है बेटा, सेतु हाइड्रोजन है, और जो Ht है, ये जो Ht है बेटा, ये जो Ht है हमारे पास में, ये क्या है बेटा, ये है टर्मिनल हाइड्रोजन, जो कि हमारे पास में पार्श्व हाइड्रोजन है। टर्मिनल हाइड्रोजन इसको इस प्रकार से कहा जाएगा। पॉइंट क्या क्या बनेगा बेटा, देखें ये संरचना बन गई हमारे पास में। इस संरचना में आप ये बात देख सकते हैं बेटा कि यहां पर ये बोरोन हाइड्रोजन, देखो बेटा ये वाला, ये जिसको डैश के फॉर्म में बताया, ये अगर मैं इसका ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं इस प्रकार से, ये यहां पर, ये और ये, तो बेटा आप ये बात समझे कि ये सब के सब परमाणु जो है बोरोन को मिला करके, ये सब क्या है बेटा, एक तल के अंदर बैठे हुए हैं। ये सब क्या है, एक तल में बैठे हुए हैं। और जो दोनों हाइड्रोजन है, जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन हमारे पास Hb वाले हैं, ये क्या है बेटा, आउट ऑफ द प्लेन है, तल के बाहर है। इस प्रकार यहां पर बातें बताई गई है। डायबोरेन की संरचना इस प्रकार बता दी गई है। यहां पर क्या क्या मेन पॉइंट है बेटा, देखें बोरोन का संकरण अवस्था sp3 है, देख चुके बेटा हम, बोरोन का संकरण अवस्था sp3 होता है। नेक्स्ट, यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है तथा लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि हमने बता दिया बेटा आपको, प्रत्येक बोरोन के पास में अभी कुल इलेक्ट्रॉन 6 ही है, उसका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ। अष्टक पूर्ण नहीं होने का मतलब क्या है, वह अभी भी लुईस अम्ल की भांति ही कार्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें बेटा, यहां पर सर्वाधिक 6 परमाणु एक ही तल में होते हैं। ये बात भी आपको बता चुके हैं बेटा, कौन कौन से, कि चारों तो टर्मिनल हाइड्रोजन और 2 बोरोन, ये क्या होते हैं, ये एक तल के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो कुल संख्या जो सर्वाधिक हो सकती है एक परमाणु के सर्वाधिक संख्या जो कि एक तल में उपस्थित हो सकते हैं, कितना आगा, यहां पर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, सभी 4 पार्श्व हाइड्रोजन परमाणु तथा 2 बोरोन परमाणु एक ही तल में है, जैसा कि मैंने बताया बेटा आपको, तथा दोनों सेतु हाइड्रोजन परमाणु तल के लंबवत होते हैं। बताया था बेटा मैंने आपको कि ये दोनों हाइड्रोजन जो ब्रिजिंग वाले हैं, एक ऐसा बाहर की तरफ होगा, एक ऐसा अंदर की तरफ होगा, इस प्रकार से परस्पर लंबवत होंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, यदि प्रतिस्थापी अभिक्रिया होती है, देखिए बेटा प्रतिस्थापी वाला पॉइंट आ गया, तो केवल 4 पार्श्व हाइड्रोजन, 4 पार्श्व हाइड्रोजन का मतलब क्या है बेटा, Ht टर्मिनल हाइड्रोजन परमाणु ही प्रतिस्थापित होते हैं। समझा चुका बेटा मैं आपको, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन को जो बंद है उसको तोड़ने के लिए आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे कि अभिक्रिया की बात करें बेटा, यहां पर मिथाइलेशन की बात कर रहे हैं, डायबोरिन का मिथाइलेशन। मिथाइलेशन का मतलब क्या होगा बेटा, यहां पर हम CH3Cl से अभिक्रिया करेंगे, तो CH3Cl से अभिक्रिया करने पर क्या होगा बेटा, इस B2 एक्सिस का हाइड्रोजन होगा वो, और CH3Cl का क्लोरीन होगा ये क्या होगा बेटा, HCl बना करके बाहर निकल जाएंगे, और बाकी का जो ग्रुप होगा यहां से हाइड्रोजन हटेगा, वहां पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। अब आप ये बात देखिए बेटा कि जब मैं इसकी अभिक्रिया कर रहा हूं CH3Cl के साथ, तो क्या सभी के सभी हाइड्रोजन हटा सकता हूं, नहीं। कौन से हाइड्रोजन नहीं हटेंगे, जो सेतु हाइड्रोजन है वो नहीं हटेंगे। वो कितने होते हैं बेटा, 2। तो अधिकतम कितने हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं, यहां पर कितने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर सकता हूं मैं, यहां पर 4 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर सकता हूं। जब मैं यहां 4 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दूंगा, तो क्या यौगिक बनेगा हमारे पास में बेटा, B2H2CH3 तो समझ सकते हैं बेटा यहां पर कितने मोल चाहिए हमें, 4 मोल CH3Cl चाहिए। क्या मैं यहां पर इसको इस प्रकार से B2CH3 अणु का निर्माण कर सकता था, तो क्या इस प्रजाति का निर्माण हो सकता है, तो जी नहीं, इस प्रजाति का निर्माण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका निर्माण करने के लिए आपको कहीं ना कहीं यहां पर हाइड्रोजन का जो सेतु हाइड्रोजन है, उसको हटाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस प्रकार की प्रजाति का निर्माण होना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे हम समझा सकते हैं बेटा क्या क्या मेन बातें हैं B2H अणु के अंदर। इसके अंदर अभी आप और सवाल देखेंगे तो आपको बातें और क्लियर होगी कि इसमें सवाल किस प्रकार से बनाया जा सकते हैं।